हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मेंबर्स भी हो सकती है, और भी कई तरीके होते हैं कंपनी क्लासिफाई करने के। देखने का नजरिया है, अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सो कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स एज वेल, बाय द शेयर कैपिटल एज वेल, एंड एज वेल एज बाय द गारंटी एज वेल। अगर आप नंबर ऑफ मेंबर्स के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो कंपनी ओपीसी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। यानी कितने मेंबर्स उसमें हो सकते हैं, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है, कंपनी तो है एक ही, देखने का नजरिया अलग अलग है। हो सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, अगर हम सोचें, फाइन। बट ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करें, सो कंपनीज जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो कंपनी अपना बनी हुई है एज लिमिटेड बाय द शेयर्स। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स एंड इट इज अ पब्लिक कंपनी बोथ, ठीक है। तो देखने का नजरिया है कि इंसान की नजरों से देख रहे हैं अभी, हाउ मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर, पर्संस कितने इन्वॉल्व है उसमें से, यानी कि मेंबर्स कितने इन्वॉल्व है। सो उस एंगल से रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ पब्लिक कंपनी, फाइन। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज की लायबिलिटी कैसे है, लिमिटेड बाय शेयर्स है कि गारंटी है। सो ऑफ कोर्स लिमिटेड बाय शेयर्स है, ठीक है। तो देखने का नजरिया अलग अलग है। शुरू करते हैं। नाउ द कंपनीज एक्ट 2013 categorize the companies based upon the multiple criteria including liability, number of members, control, access to capital and specialized purpose। तो liability के नजरिए से अलग कंपनी क्लासिफिकेशन है, कंपनी अलग अलग कैटेगरीज की है, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स के नजरिए से अलग अलग कैटेगरी बनती है इसकी, कंट्रोल के जरिए से अलग बनती है, एक्सेस टू कैपिटल के जरिए से अलग बनती है। एक्सेस टू कैपिटल मतलब क्या है कि कंपनी लिस्टेड है कि नहीं लिस्टेड, ठीक है। उसके बाद नाउ स्पेशलाइज्ड पर्पस, उसके उसमें डोरमेंट कंपनीज आ जाती है, निधि कंपनीज आ जाती हैं, वो आगे जाके डिटेल में वन बाय वन हम देखेंगे, ठीक है। नाउ पहला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ अगर लायबिलिटी की बात करें तो कंपनी सबसे पहले क्लासिफिकेशन बनती है इसकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 22 क्या कहता है। जब भी आप कभी सेक्शन नंबर 2 पढ़े ना, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे डेफिनेशंस गिवन होंगे। सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशंस गिवन होती है वो पूरे एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल होती है। अगर किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ डिफाइन किया गया है तो वो पर्टिकुलर डेफिनेशन उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए होती है। अगर सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन है, इट इज दे आर बीइंग एप्लीकेबल टू द होल ऑफ द एक्ट, फाइन। उसके बाद कभी भी सेक्शन नंबर 2 आपने सबसेक्शन 22 नहीं बोलना। सो यू मस्ट नोट कि सेक्शन नंबर 2 कभी भी डेफिनेशंस की बात करोगे तो उसकी आगे जो क्लासिफिकेशन है वो सबसेक्शन की नहीं है, क्लॉज की है। यानी कि सेक्शन 2 क्लॉज 22। अब क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। A company with the liability of the members is limited to the unpaid amount on their shares। तो पहले बात हो रखी है हमारी, तो जिन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ उतनी है कि जिनकी उनकी अनपेड वैल्यू है ऑफ द शेयर्स, fine। So their liability is limited to the unpaid value of shares, that's it, fine, as specified in the memorandum of association, ठीक है। तो जो भी उनकी अमाउंट है, जितनी अमाउंट से वो कंपनी अपना शेयर्स उसने अपना रजिस्टर करवाया हुआ है, जितनी भी अमाउंट है जो अनपेड वैल्यू है वो, अगर 10 रुपए का शेयर है, 6 मेरे पे हो रखे हैं, 4 पेंडिंग है, तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 4 रुपए की, दैट्स इट, फाइन। नाउ इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी में मेंबर्स को सिर्फ उतना पैसा कंट्रीब्यूट करना है जितना उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए हैं। उनके अलावा उनको कोई टच नहीं कर सकता, उनकी पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड। Now, members' personal assets are protected and they are liable only for the unpaid portion of their share capital. Fine. The company's creditors cannot pursue the members' personal property beyond their shareholding obligation. तो बस जितना उनकी जो शेयर की obligation, that is the amount which they are required to pay, इसके अलावा उन्होंने कुछ पे नहीं करना। Creditors cannot touch them. Creditors cannot touch the personal property of the shareholders. Shareholders are only entitled to pay the unpaid amount on their shares. That's it. इसके अलावा उन्होंने कुछ पे नहीं करना सर, fine, they are well protected। This is the most common company structure suitable for the business seeking public and private investments। तो जो भी आप नॉर्मली कंपनी सुनते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कोई भी आप कंपनी सुनते हो, चाहे हीरो ग्रुप की हैं, चाहे बिरला ग्रुप की कंपनीज हैं, चाहे टीसीएस है, चाहे इन्फोसिस है, जो भी कंपनीज आप सुनते हो, नॉर्मली ये स्ट्रक्चर होता है उनमें, फाइन। उसके बाद, so for example if a shareholder holds 5000 shares of 10 each,
विद 8 रुपीज पेड पर शेयर, द लायबिलिटी इज ओनली एंड ओनली, क्योंकि अब 2 रुपए पेंडिंग है, उसने 8 तो पे कर रखे हैं, तो 2 रुपए के हिसाब से 5,000 शेयर है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ 10,000 की बनती है। उसके अलावा उसके एसेट्स को टच नहीं कर सकता। दे आर सेफ फ्रॉम द कंपनीज क्रेडिटर्स। कंपनीज क्रेडिटर्स कैन नॉट टच द पर्सनल एसेट्स ऑफ द शेयर होल्डर, ही इज ओनली लायबल टू पे 10,000 रुपीज, दैट्स इट। फाइन। उसके बाद नाउ ऑलरेडी इसकी बात भी हम डिटेल में कर चुके हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, ठीक है। नाउ सेक्शन 2 क्लॉज 21 क्या कहता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद द मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड द अमाउंट्स दे गारंटी टू कंट्रीब्यूट इन द इवेंट ऑफ द कंपनीज वाइंडिंग अप। बस ये चीज ध्यान रखनी है, जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, उस वो जो शेयर होल्डर होते हैं ना, वो जो मेंबर्स होते हैं, वो गारंटी करते हैं कि कल को कंपनी वाउंड अप हो गई और कंपनी को पैसे चाहिए, तो हम इतनी गारंटी कर रहे हैं कि हम इतना अमाउंट पे करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि मेंबर्स से सिर्फ अमाउंट कब कॉल की जाती है, इन द इवेंट ऑफ वाइंड अप, कंपनी जो वाइंड अप हो रही है। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में जैसे फॉर एग्जांपल इसके 10,000 पेंडिंग थे, ये हम रूटीन में मंगवा सकते हैं। कंपनी कैन कॉल 10,000 रुपीज इन द रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस, फाइन, देयर इज नो नीड टू वाइंड अप द बिजनेस, फाइन। एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है, यू कैन कॉल द मनी फ्रॉम योर मेंबर्स ओनली इन द केस ऑफ वाउंड अप, फाइन। दैट मीन्स जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, दे आर गिविंग द गारंटी टू पे अ पर्टिकुलर अमाउंट ओनली इन केस ऑफ वाइंड अप, दैट्स इट, फाइन। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है ना, एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम, जो भी मेमोरेंडम में जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है। सर टिपिकली यूज फॉर द नॉर्मली कंपनीज कौन कौन होती हैं, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फिक्की, है ना, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। और कौन सी एग्जांपल की थी हमने, एसोचैम लगा लो सर, ठीक है। सो और कौन सी की थी हमने, जो भी संस्थान बने हुए हैं, फिक्की बना हुआ है, एसएचएम बना हुआ है, ठीक है जी, जो भी बने हुए हैं, फाइन। उसके बाद सीएए के, ठीक है ना, ये भी संस्थान है ऑब्वियसली, फाइन। एनी हाउ आपके मॉड्यूल में सभी लिखे हुए हैं, एसोचैम भी लिखा हुआ है, फिक्की भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो एक बार, फिक्की भी लिखा हुआ है ना, एसोचैम भी लिखा हुआ है, सभी लिखे हुए हैं ना, जो भी संस्थान है बिजनेस वाले, इजंट इट, सभी लिखे हुए हैं ना, चेक करो एक बार, है ना। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट। सो नॉन प्रॉफिट कंपनीज हैं, चैरिटेबल हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सच एज क्लब, एसोसिएशन, एनजीओ, वो ऐसे बनते हैं, ठीक है। सो इनिशियल वर्किंग कैपिटल इज नॉट रेज्ड फ्रॉम द मेंबर्स बट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक डोनेशंस, ग्रांट्स और द मेंबरशिप फीस, ठीक है। तो ये पैसा कहां से रेज किया जाता है, ग्रांट से, मेंबरशिप फीस से, ठीक है। तो हमने क्लब खोल दिया, एसोचैम खोल दिया, संस्थान खोल दिया, तो रूटीन जो भी ग्रांट्स हम लेते हैं उससे अपना क्लब चला रहे हैं, अपना संस्थान चला रहे हैं, अपना इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। कल को कभी जरूरत हुई, कल को वाउंड अप होने के चांसेस बने, तो हम अमाउंट कॉल कर लेंगे, दैट्स इट, फाइन। इसके अलावा क्योंकि मुझे बिजनेस तो करना नहीं है, मुझे कोई इतनी बॉडी कोई अमाउंट तो चाहिए नहीं है, ठीक है ना, कि मैं अपनी कंपनी जाके लिमिटेड बाय शेयर्स लिस्ट करवाऊं, रजिस्टर करवाऊं, फाइन। सो आई डोंट नीड दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, आई डोंट नीड टू कॉल दैट, ठीक है। तो मेरे तो कोई प्लांट लगाना नहीं, ना फैक्ट्री लगानी है, ना मैंने मशीन्स लगानी है, ना मैंने माल परचेज करना है, ना मैंने बनाना है, ना बेचना है, तो मुझे तो रूटीन वर्किंग के लिए चाहिए। मैं तो एक संस्थान हूं जो बिजनेस हाउसेस की आवाज सरकार तक पहुंचाता हूं, मैं तो एक एसोसिएशन हूं जो कि मैं रजिस्टर हूं एज अ गारंटी कंपनी एंड द कंपनी इज एक्ट, ठीक है। मेरी कॉर्पोरेट फॉर्म है, मुझे रूटीन वर्किंग के लिए थोड़ा बहुत पैसा चाहिए होता है, वो डोनेशन से, ग्रांट से चला लेता हूं काम अपना, दैट्स इट, फाइन। उसके बाद members are only liable, मैं वही बात कर रहा हूं, they are only liable during the winding up, not during the company's normal operations and only up to the guaranteed amount, and only up to the guaranteed amount। तो आप सिर्फ और सिर्फ जो वाउंड अप की सिचुएशन बनेगी तभी पैसा मंगवाना है, और कितना पैसा मंगवाना है, जितनी मेंबर ने गारंटी दे रखी है, दैट्स इट, फाइन। उसके बाद unlike the company is limited by the shares, members are not called upon to contribute during the company's lifetime unless it is liquidated, ठीक है। तो during the lifetime of the company, during the lifetime of the company you are not required, ठीक है, you are not required to call any amount, fine,
अनलेस इट इज लिक्विडेटेड, यानी कि कहने का मतलब वही है कि अगर लिक्विडेट होएगी तभी मंगवाना पैसा, अदरवाइज नहीं मंगवाना, दैट्स इट। ठीक है। अ कल्चर सोसाइटी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी may have the members guaranteeing rupees 1 lakh each. If the society is wound up, if the society is wound up, only in that case, ठीक है, rupees 10 lakh in the debts, each member contributes up to rupees 1 lakh, but their personal assets go beyond this are protected. ठीक है, तो गारंटी उन्होंने 1-1 लाख की दे रखी है। ठीक है, तो हो सकता है कंपनी के ऊपर कर्ज 10 लाख का हो, तो अगर मेंबर्स ने गारंटी जितनी दे रखी है, आप सिर्फ उतना पैसा मंगवा सकते हैं, उसके अलावा मेंबर्स आर प्रोटेक्टेड। उसके अलावा जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है उतना पैसा कॉल करना है, दैट्स इट। उसके अलावा आप पैसा कॉल नहीं कर सकते, सिंपल इट इज। फाइन। नाउ सो मेन कंपैरिजन क्या हुआ इसका? ठीक है, तो इन अ कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी मेंबर्स आर लायबल ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप एंड सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक कंडीशंस, फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी। फाइन। उसके बाद इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मेंबर्स में कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड अमाउंट ड्यूरिंग एनी टाइम, है ना। वहां पे कब पैसा मंगवाना है? वाइंड अप में। यहाँ कब पैसा मंगवाना है? जब भी मर्जी पैसा मंगवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी रूटीन ऑपरेशन कर रही है या वाउंड अप हो रही है, एज द केस में भी सर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फाइन। उसके बाद नाउ नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मल्लू, 1995 का केस है। हुआ क्या? एक नरेंद्र कुमार अग्रवाल थे, ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, कंपनी का नाम है मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। ठीक है, एक कंपनी थी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी थी। ठीक है, अगर लिमिटेड बाय शेयर्स होते उसके पीछे लिमिटेड पड़ रहा होता है, लिमिटेड बाय गारंटी है, इसके पीछे से लिमिटेड आपको नहीं देखने को मिल रहा, सिंपल। ठीक है। नाउ एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो उसकी शेयर कैपिटल तो है नहीं। कंपनी, दिस इज अ कंपनी व्हिच इज लिमिटेड बाय द गारंटी। नाउ इन दिस केस दिस नरेंद्र कुमार अग्रवाल ही अटेम्प्टेड टू व्हाट, उसने क्या कोशिश की? टू ट्रांसफर हिज मेंबरशिप इंटरेस्ट टू द सरोज मल्लू। ठीक है, थ्रू द नॉमिनेशन। तो यानी कि एक बंदा जिसने गारंटी दे रखी है, कंपनी ओपन हो गई, या उदाहरण तौर पे 5 बंदे 10 बंदे मिलकर कंपनी ओपन कर ले, उसमें सब बंदों ने अपनी गारंटी दे रखी है। ठीक है, अब गारंटी दे रखी है, कंपनी चल रही है, कंपनी ने बहुत जगह पे व्यापार किया, जो भी किया उन्होंने अपना, ठीक है, व्यापार किया, सॉरी, क्योंकि एनजीओ कंपनीज होते हैं, जो भी उन्होंने एक्टिविटीज की। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत लोन भी लिया हो, किसी बैंक से कुछ लिया हो। ठीक है, तो क्रेडिटर्स ने ये सोच के लोन दे दिया कि ये भाई मिस्टर एक्स ने गारंटी दे रखी है, मिस्टर वाई ने गारंटी दे रखी है, और नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने भी गारंटी दे रखी है। ठीक है, तो बैंक्स ने, क्रेडिटर्स ने आपके ट्रस्ट के बेस पे ऊपर आपको लोन दे दिया, जो आपको रूटीन वर्किंग के लिए रिक्वायर्ड था, आपकी कोई लिमिट बना दी, सीसी लिमिट बना दी। कल को आप कह रहे हो कि मैं तो भाई अपना ट्रांसफर कर रहा हूं, किसको? सरोज मल्लू को। अरे बैंक कह रहा है, हमसे पूछा आपने? उदाहरण तौर पे मैंने कोई कार फाइनेंस करवाई तो बैंक ने मुझे फाइनेंस की ना, वो कार मेरी तो नहीं है ना यार। क्या मैं उस कार को विदाउट बैंक परमिशन किसी और को सेल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। नाउ आई एम द गारंटर इन दिस कंपनी, आई एम ट्रांसफरिंग इट्स शेयर्स, I'm transferring my interest, a particular interest to anyone. Fine. तो आपको लगता है कि बाकी सब राजी होंगे जिन्होंने कंपनी को कुछ फाइनेंस कर रखे हैं कंपनी चलाने के लिए? उन्होंने मेरी गुडविल पे, मेरे ट्रस्ट पे मुझे फाइनेंस किया, मेरी कंपनी को फाइनेंस किया है, मेंबर्स की गारंटी को देखते हुए। अगर आप ट्रांसफर कर दो, कल को वो पता नहीं कैसी है, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी नहीं है, सो आई डोंट थिंक सो कि इट इज अलाउड टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अब हुआ क्या इस केस में? ठीक है, द कंपनी रिफ्यूज टू ट्रांसफर, कंपनी रिफ्यूज कर दे ट्रांसफर करने के लिए, बिकॉज इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ नहीं करते, एओए अलाउ नहीं करते कि इस तरीके से नॉमिनेट किया जाए। तो हुआ क्या? अब बात ये है कि अगर कोई बंदा जिसने गारंटी दे रखी है, क्या वो अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है उस बंदे को, सामने वाले बंदे को? इफ यू आर, मतलब कि जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है, नाउ ही इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी व्हिच इज लाइक लिमिटेड बाय इट्स गारंटी। Now the point is this: whether a member of a company limited by the guarantee can transfer his membership interest when the AOA are silent, या AOA silent है। जो AOA क्या होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर नथिंग बट द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। AOA क्या होती हैं? जहां पे कंपनी क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। क्या लिखे होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कंपनी। या तो रूल्स आपको अलाउ नहीं कर रहे आपका शेयर ट्रांसफर करने के लिए, या रूल साइलेंट है, एज द केस में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एंड वेदर देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जब अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती तो हम अपना शेयर इजीली ट्रांसफर कर देते। अगर फॉर एग्जांपल कंपनी पब्लिक कंपनी होती, देन लिमिटेड कंपनी होती, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, तो मैं इजीली अपना शेयर ट्रांसफर कर देता। मैं डीमैट अकाउंट ओपन करूंगा, आज क्लिक मार के शेयर परचेज करूंगा, आज क्लिक मार के वापस बेच दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली सेलिंग एंड परचेजिंग अलाउड होती है। बट गारंटी में दिक्कत आ रही है, एओए मना कर रहा है, वो कह रहे हैं कि आप अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि हम अपना शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नाउ द इशू इज दिस, हुआ क्या सर? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द पटना हाई कोर्ट
ठीक है, हो सकता पटना हाई कोर्ट वाज इन द फेवर कि आप कर सकते हो, इट इज द सेम केस। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वेदर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बोथ आर सेम सिनेरियोस, बट हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल जजमेंट ऑफ द पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हाट रूल्स, लुक ओवर हियर, द सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ द पटना हाई कोर्ट एंड रिमांडेड मैटर बैक टू द हाई कोर्ट फॉर द फ्रेश कंसिडरेशन। तो उन्होंने कह के भेजा कि भाई ये आपने गलत जजमेंट दी है, ऐसे नहीं इस प्रकार से जजमेंट दो आप। Fine. The Supreme Court clarified that Supreme Court ने और चीज क्लैरिफाई की, the right of the guarantee company to the restrict the transfer of membership interest differs from that of the company limited by shares। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में अलग पॉइंट है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अलग पॉइंट है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, AOA कैन अलाउ टू ट्रांसफर योर शेयर, यू ट्रांसफर द इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर। फाइन, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एक अलग है, दे कैन डिफर, ठीक है। आई रिपीट, द सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट राइट ऑफ द गारंटी कंपनी, जो गारंटी कंपनी होती है जो उसने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, डिफर्स, ठीक है। तो यानी कि शेयर्स लिमिटेड, जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है वो एक अलग बिजनेस है, वो एक अलग तरह का सिनेरियो है, स्ट्रक्चर है। जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है वो एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम दैट कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स, ठीक है। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, जो गारंटी कंपनी है जनाब, ठीक है, वो डिफर कर रही है किससे, शेयर्स वाले से, सिंपल। फाइन, नाउ membership in a guarantee company often carries unique privileges such as voting rights or access to special facilities। तो जो कंपनी गारंटी वाली होती है ना, उसमें मेंबर्स को कुछ खास फैसिलिटीज मिली होती है, ठीक है, कुछ खास फैसिलिटीज यानी कुछ वोटिंग राइट्स मिली होती हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिल रखी होती हैं, ठीक है। तो अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में ऐसे नहीं होता, कुछ खास फैसिलिटीज नहीं मिलती, कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस नहीं मिलते उसमें, ठीक है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, सिंपल इट इज। तो इस प्रकार से आप जो गारंटी कंपनी है, दिट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रांसफर ऑफ द मेंबरशिप, दैट्स इट, ठीक हो गया। सो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो गारंटर्स होते हैं ना, उनको स्पेशल कुछ वो होती हैं, प्रोविजंस होती हैं। उदाहरण तौर पे कल को कोई उन्होंने लाइक नया कोई ऑफिस ओपन करना है, कुछ करना है, तो गारंटर्स को, जो गारंटर होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको स्पेशल पावर दी जा सकती है, वो डिसीजंस ले सकते हैं। फाइन, ऐसा इस तरीके से कुछ भी नहीं होता कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कुछ भी अगर करना है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई सेल परचेज करना है, कुछ करना है, कोई भी डिसीजन लेना है कि डिसइन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, सभी डिसीजन सेटिस्फाई होते हैं, लिए जाते हैं बाय द वे ऑफ वोटिंग, बाय द वे ऑफ रेजोल्यूशन, मता पास करवाया जाता है सर। बट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में स्पेशल प्रिविलेजेस दी जा सकती हैं गारंटर्स को, यानी कि मेंबर्स को। फाइन, सो अगर आप अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो, ये ऐसी बात नहीं है जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में होता है। यहाँ पे शेयर ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करने का मतलब ये हुआ कि यू आर आल्सो ट्रांसफरिंग। हो सकता है कि कंपनी ने आपकी ऑनेस्टी को ध्यान में रखते हुए, आपकी गुडविल को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ एक्स्ट्रा पावर दी, अब आप उसको डेफर नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और को नहीं दे सकते। फाइन, सो इट इज नॉट एज केस कि आप अपना शेयर ट्रांसफर कर रहे हो। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कुड बी डिफरेंट सर विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफरिंग इट्स शेयर। फाइन, उसके बाद सो द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आर नॉट द सेम द कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स रिगार्डिंग, अगर बात करें किस एंगल से, रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सर। फाइन, द गारंटी कंपनीज एंजॉय द ग्रेटर कंट्रोल ओवर देयर मेंबरशिप। जो गारंटी कंपनी होती है उनका मेंबरशिप के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है, दे आर नॉट इजीली अलाउड टू एग्जिट आउट ऑफ द कंपनी। फाइन, ड्यू टू द स्पेशल नेचर ऑफ सच कंपनीज, दिस केस इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ द कंपनीज लिमिटेड बाय द गारंटी अंडर द कंपनीज एक्ट। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? जो मैंने ऊपर करवाया था आपको, क्या नाम है इसका, एसोचैम, उसकी बात की थी ना हमने, एसोचैम और फिक्की की बात की थी जब, ठीक है ना। अब हाँ जी हाँ, ये चल रहा है टॉपिक फिक्की वाला, सेक्शन 8 वाला, ठीक है। सो ये लिमिटेड लायबिलिटी थी, ठीक है ना। नाउ हाँ, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, एक्चुअली हम वहां पे फीचर्स ऑफ कंपनी की बात कर रहे थे, वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का पॉइंट आया था। लिमिटेड लायबिलिटी में मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझा दिया था आपको, ठीक है। तो लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी की बात हो चुकी थी। आप बोलोगे आप सर दोबारा क्यों करवा रहे हो? एक्चुअल क्या है, अब मैं स्पेशल और स्पेशल क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ एक आपके बुक में बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो वो बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सिर्फ अभी फर्स्ट पॉइंट है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अभी शुरू हुआ है। इट विल टेक अ लॉन्ग, बहुत सारे पॉइंट्स पेंडिंग है जो हमें कवर करने हैं। मैंने जो फीचर्स ऑफ कंपनीज करवाया था, वहां पे लिमिटेड लायबिलिटी कवर करवाई थी, वहां पे सिर्फ एक मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया था कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी में, ठीक है। जैसे राइट ऑफ इंटरेस्ट वाले पॉइंट की बात नहीं हुई,
ट्रांसफर हो सकता है, इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफर हो सकता है, वैसी बात नहीं की मैंने, ठीक है। उसकी मैंने एग्जांपल को थोड़ा डिटेल में समझाया था कि एग्जांपल ये बन सकती है इसकी, ठीक है। अब वो एग्जांपल क्यों है उसको मैंने थोड़ा सा प्रूफ करने की कोशिश की कि ये उसका एक सिन नंबर है, आप पढ़ के देख लो कि वहां पे साफ पता लगता है कि ये क्या है, गारंटी कंपनीज है, सिंपल इट इज, फाइन। उसके बाद नाउ अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, इट इज अ लॉन्ग टॉपिक, ठीक है। अब वो हम कंप्लीट कर रहे हैं उस टॉपिक को। सो शुरू हुआ कंपनी में क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द लायबिलिटी, उसका पहला पॉइंट था शेयर, सेकंड पॉइंट था गारंटी वाला सर, ठीक हो गया, ठीक है बेटा। आगे मूव करें, आगे मूव करें, यस सर करो मूव, ठीक है जी, 1 मिनट बस, बस चलो नाउ अगला पॉइंट, तो लिमिटेड बाय शेयर्स की बात होगी, लिमिटेड बाय गारंटी की बात होगी, तो अगली कंपनी कौन सी होगी, अनलिमिटेड कंपनी सर, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने हल्का सा बात कर रखी है, रिबॉक इंडिया कंपनी को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, बस हम ये पढ़ के आगे नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं फटाफट, ठीक है। तो फटाफट याद कर लो, सेक्शन 2 क्लॉज 92, सेक्शन 2 क्लॉज 92 किसके बारे में बोलता है, अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। अ कंपनी विद मेंबर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी मीनिंग दैट पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटल द कंपनीज डेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है। कल एक बच्चा कह रहा था सर मैंने चैट जीपीटी किया वहां पे तो शो नहीं कर रहा लिमिटेड कंपनी, रिबॉक इंडिया कंपनी का एग्जांपल, सर गूगल करो, सिंपल इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है वो रीड कर लो एक बार, ठीक है। एनीहाउ members liability ceases when they exit the company, for example transferring the shares or resigning, सर तो कहने का मतलब ये है कि जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, बट अगर मेंबर्स एग्जिट कर जाएं तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। सीज मतलब होता है खत्म होना, कब, व्हेन दे एग्जिट द कंपनी सर, ठीक है। अगर वो अपने शेयर ट्रांसफर कर दें या वो रिजाइन कर दें, सिंपल इट इज, ठीक है। इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल, मेंबर्स जो लायबिलिटी होती है लिमिटेड टू देयर शेयर होल्डिंग ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशंस बट बिकम्स अनलिमिटेड ड्यूरिंग द वाइंड अप। तो नॉर्मली मैंने पहले भी बात हुई थी कि जो नॉर्मली उदाहरण तौर पे क्रेडिटर्स ने पैसे लेने कंपनी से, क्रेडिटर्स ने पैसे लेने किससे, कंपनी से सर, ठीक है। क्या क्रेडिटर्स शेयर होल्डर से पैसे मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते, सिर्फ और सिर्फ इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड तभी होती है जब कंपनी माउंट अप हो जाए, रूटीन बिजनेस चल रहा है, ठीक है। रूटीन में उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है अनलेस और अंटिल कंपनीज वेंट इनटू द लिक्विडेशन प्रोसेस और गोज इनटू द लिक्विडेशन प्रोसेस, ठीक है। अगर वो कोर्ट में जाएगा, लिक्विडेशन की प्रोसीडिंग्स होंगी, तभी सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड बन जाती है। ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो मेंबर्स की लायबिलिटी होती है जनाब वो लिमिटेड होती है, मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है बेटा, लिमिटेड होती है सर, ठीक है, लिमिटेड होती है। सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड कब बनेगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी कब बनेगी, ओनली इन द केस ऑफ जब लिक्विडेशन का केस आएगा, है ना, कंपनी लिक्विडेट होने के कगार पे हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि मेंबर्स अपने घर से पैसा लेके, दैट्स इट, अब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी की लायबिलिटीज पे करो सर। मेरी बात समझ आ रही, क्या नहीं समझ आ रही, तो इट बिकम्स अनलिमिटेड ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, दैट्स इट, फाइन। Now, members can claim the contribution from the other members to settle the debts, ensuring equitable distributable of the liabilities. ठीक है, वैसे तो नॉर्मली अपना कंट्रीब्यूट करो, रूटीन बिजनेस चल रहा है, अपने डेट सेटल करो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस स्ट्रक्चर इज रेयर ड्यू टू द हाई फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द मेंबर, तो बहुत रेयर देखने को मिलता है, बहुत मुश्किल से एग्जांपल मिलती है, उदाहरण तौर पर रिबॉक इंडिया कंपनी सर, ठीक है ना, क्योंकि अगर अगले ने अनलिमिटेड लायबिलिटी ही रखनी है तो अगले ने कंपनी का ये झंझट छेड़ना ही क्यों है, क्यों इतनी रिटर्न्स फाइल करनी है, इतना खर्चा करना है, इतने अमाउंट्स पे करने आरओसी को इतना करना ही क्यों है सर। अनलिमिटेड लायबिलिटी है, सिंपल पार्टनरशिप करो, सिंपल बिजनेस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है ही है, ठीक है ना। तो अगर अगला लायबिलिटी कंपनी खोल रहा है तो जाहिर सी बात है उसका मेन बेसिक पर्पस होता है टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी कंपनीज एग्जांपल देखने को नहीं मिलती, मोस्टली कंपनीज क्या लिमिटेड लायबिलिटी होती है सर, फाइन। उसके बाद नाउ ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बात करते हैं, मेंबर्स, नाउ द न्यू पॉइंट्स आर स्टार्टिंग सर। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स उसकी बात हो रखी थी, ठीक है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है बेटा, उसकी बात हो रखी थी। उसके बाद अपना क्या नाम है, अनलिमिटेड कंपनी, उसकी बात हो रखी थी। नाउ शुरू करते हैं फ्रॉम मेंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज अ न्यू कंसेप्ट इन द कंपनीज एक्ट 2013। 1956 वाला जो कानून था कंपनीज एक्ट, ठीक है बेटा, 1956 कंपनीज एक्ट 1956 में ओपीसी का कंसेप्ट नहीं था,
ये किस में आया है? ये कंपनीज एक्ट 2013 वाले कानून में आया है। ठीक है, पहली बार आया है। ठीक है जी, जो नया कानून आया उसमें आया, पहली बार आया है। नाउ a company with only one member operating as a private limited company with a single shareholder, तो यानी कि एक अकेला बंदा भी कंपनी खोल सकता है, दैट्स इट। ठीक है, उसको हम कभी पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बोलेंगे, उसको हमेशा बोलेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सर, सिंपल इट इज। ठीक है, तो ओपीसी विल ऑलवेज बी द प्राइवेट कंपनी। ठीक है, उसको हम टेक्निकली बोलते हैं ओपीसी सर, उसको हम बोलते हैं ओपीसी सर। ठीक है, यानी कि इट कैन नॉट रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। फाइन, उसके बाद ना, क्या इसकी कोई मिनिमम पेड कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है कि कितना पैसा चाहिए खोलने के लिए? नहीं, कोई मिनिमम पेड कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है कि कितना पैसा चाहिए खोलने के लिए। ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अगर जो छोटे व्यापारी लोग हैं, अगर वो बहुत सारे झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, इनकी फॉर्मेलिटीज बहुत कम होती हैं, बहुत सारी कम रिटर्न फाइल करनी है, बहुत कम खर्चा पे करना है, तो अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी को एंजॉय करना चाहते हो तो गो फॉर द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी, सिंपल इट इज। फाइन, अकेला बंदा कंपनी खोल सकता है, बट एक चीज ध्यान रखना कि आपको एक नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले हो, कल को कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, ठीक है, सब्सक्राइबर की डेथ हो जाए, जो शेयर सब्सक्राइब करी बैठा है, जो शेयर होल्ड करी बैठा है, कल को वो कुछ हो जाए, ठीक है, वो ना कर पाए, लिक्विडेट हो जाए, कुछ हो जाए, एनी हाउ, है ना, तो कंपनी तो अलग एंटिटी है, इंसान तो अलग है। अब इंसान तो चला गया, उसकी तो होगी डेथ, तो कागजों में कंपनी खड़ी है। अब कंपनी को चलाएगा कौन? ऊपर से आकर तो चलाने वाला नहीं सर, तो कंपनी को कौन चलाएगा? उसका नॉमिनी। उसकी शेयर होल्डिंग किसको ट्रांसफर हो जाएगी? जो भी उसका बिजनेस होगा, दो मतलब कि 10 लाख का, 20 लाख का, 10 करोड़ का, 20 करोड़, सारा किसको ट्रांसफर हो जाएगा? उसके नॉमिनी को, सिंपल इट इज। बैंक में एफडी करवाने भी जाओगे तो आपको नॉमिनी बताना पड़ेगा। कल को खुद कहना खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो जाए तो आपकी जो एफडी अमाउंट है वो किसको ट्रांसफर करे? तो नॉमिनी मस्ट बी देयर। तो आपकी सारी शेयर होल्डिंग, आप अकेले शेयर होल्डर हो जो कंपनी चला रहे हो, कल को इस कंपनी को शेयर होल्डर को कुछ हो गया, ठीक है, तो वो शेयर होल्डिंग जाएगी किसके पास? ठीक है, कागजों में तो कंपनी नहीं मरेगी, कंपनी तो लॉ ने पैदा किया, लॉ ही खत्म कर सकता है, उसके लिए प्रोसेस है, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। बट रियलिटी ये है कि शेयर ट्रांसफर किसको करे? रियलिटी ये है कंपनी कौन चलाएगा आगे, ठीक है ना, ऊपर से कोई आने चलाने वाला नहीं है सर। तो इसके लिए आपको क्या हायर करना पड़ेगा? एक नॉमिनी नॉमिनेट करना पड़ेगा, हायर मींस नॉमिनेट करना पड़ेगा, मीन टू से, ठीक है, हु बिकम द मेंबर इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ एंड द इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सिंपल इट इज। अब नॉमिनी कौन हो सकता है सर? ठीक है, ही मस्ट बी अ नेचुरल पर्सन एंड ए इंडियन सिटीजन। ठीक है, बस इंडियन नागरिक होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, और नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिंपल इट इज। ठीक है, पहले इसके ऊपर रेजिडेंट के प्रोविजंस लागू होते थे, अब रेजिडेंट के प्रोविजंस लागू नहीं होते। पहले कहता था कि रेजिडेंट होना चाहिए, इतने दिन कम से कम 120 डेज सर यहाँ पे रहना है, इंडिया में रहना है, ऐसा कोई प्रावधान इसके ऊपर नहीं है एज ऑफ नाउ। बस सिटीजन होना चाहिए। हो सकता है कि वो मोस्टली बाहर रहता हो, मतलब उसने किसी दूसरे देश की सिटीजन ना ले रखी हो, तो रेजिडेंटशिप वाला कोई क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, सिंपल नागरिक होना चाहिए। हो सकता है कि उसका मोस्ट ऑफ द ईयर जो स्पेंड होता होगा वो फॉरेन में स्पेंड होता होगा, स्टिल ही कैन बी द नॉमिनी, स्टिल ही कैन बी द नॉमिनी सर। ठीक है, नाउ उसके बाद नॉमिनी कंसेंट, बस नॉमिनी से कंसेंट लेने से पहले जो भी कंसेंट लोगे, ठीक है, नॉमिनी सॉरी आई रिपीट, नॉमिनी बनाने से पहले पहले उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैंने मिस्टर ए को नॉमिनी बना दे, उससे कंसेंट तो लो, वो नॉमिनी बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता, एक कंसेंट चाहिए। उसकी कंसेंट फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास। इन विच फॉर्म नंबर? इन विच फॉर्म नंबर बेटा? INC 3, INC 3 which is filed with the registrar of companies at the time of the incorporation, that's it। ठीक है, नाउ उसके बाद नॉमिनी कैन विड्रॉ कंसेंट। अगले ने कंसेंट दे दी, अगला नॉमिनी बनने को तैयार है, ठीक है, बिजनेस चलाएगा आपके पीछे। कल को अगले ने विड्रॉ करनी है तो वो कर सकता है, धक्के से नॉमिनी नहीं बना रहे, उसकी मर्जी से बना रहे हैं। वो बनना चाहे बन जाए, अगर वो बन गया कल को वापस बैक करना चाहता है, नहीं बनना चाहता नॉमिनी, सो ही कैन टेक बैक दैट। Fine. So nominee can withdraw the consent at any time. The member can change the nominee. हो अगर मेंबर है, उदाहरण तो आपने मिस्टर ए ने कंपनी रजिस्टर करवाई ओपीसी, ठीक है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बना दिया नॉमिनी, ठीक है, तो मिस्टर बी चाहे तो अपने आप कह सकता है कि मेरे नॉमिनी नहीं बनना, वो अपनी नॉमिनीशिप छोड़ सकता है। फाइन, पहली बात। दूसरी बात, जो मिस्टर ए है अगर नॉमिनी चेंज करना चाहता है, कल को मिस्टर सी को अपना शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करना चाहता है इन द केस ऑफ डेथ और अदरवाइज, ठीक है, इनकैपेसिटी टू द कॉन्ट्रैक्ट, then he can change the nominee as well from B to C, no doubt in that। ठीक है, उसके बाद अगर आप ऐसा कुछ नॉमिनी चेंज करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अपना मेमोरेंडम चेंज कर लिया, ठीक है, इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ चेंज इन द मेमोरेंडम, so such changes are not treated as alterations to the memorandum, fine it is।
फाइन। उसके बाद एक पहली बात ध्यान रखना, ये सिर्फ जो कंसेप्ट है ये छोटे व्यापारियों के लिए है कि ऐसा ना हो गया बड़े व्यापारियों और 10 20 5 50 ओपीसी रजिस्टर करवा के बैठ जाओ। ठीक है, ये छोटे व्यापारियों के लिए कोई भी जो इंडिविजुअल है सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपीसी बना सकता है, दैट्स इट। ठीक है, और बी अ नॉमिनी मोर देन वन ओपीसी एट अ टाइम, नो इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोई भी इंसान एक से ज्यादा ओपीसी क्रिएट नहीं कर सकता और कोई भी इंसान एक से ज्यादा ओपीसी में नॉमिनी नहीं हो सकता। You can be a nominee only in a single company and you can only register single OPC, that's it. You can register only single OPC beta. Fine. Minors cannot be the members of the nominee, ना तो minor member बन सकते हैं, ठीक है, ना ही वो nominee बन सकते हैं, nor they can hold the shares with the beneficial interest। ठीक है, now आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, minors can become the partners for their beneficial interest, they are not liable for any liability, पर यहाँ पे explicitly लिखा गया है कि minors are not even allowed for the beneficial interest। ठीक है, क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटी से कंप्लाई विद करनी होती है, कुछ तो फॉर्म्स आरओसी को सबमिट करने हैं कि नहीं करने। ठीक है ना, अब माइनर को करके बैठ जाओ, नॉमिनी बना के बैठ जाओ, कल को कुछ वो जो मेन सब्सक्राइबर उसको कुछ हो जाए, अब माइनर बेचारा 6 साल का, अब वो कैसे फॉर्म फाइल करेगा उसके पास, आरओसी के पास। सो ही इज नॉट अलाउड टू बी द मेंबर इन आरओसी, ही इज नॉट अलाउड टू बी nominee as well, not a member, not a nominee, in any case he is not allowed for the beneficial interest as well। fine। so OPC अगर कल को आपने एक सेक्शन 8 कंपनीज होती हैं जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं जिसका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अगर कल को सेक्शन 8 कंपनी खोलनी है, कोई चैरिटेबल एंट्री खोलनी है, तो वो ओपीसी रजिस्टर नहीं हो सकती। ठीक है, तो ओपीसी खोल के आप चैरिटी वर्क नहीं कर सकते। ओपीसी कहने का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, बिजनेस के लिए। दूसरी बात, ठीक है, और एंगेज इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज कैन नॉट बी फॉर्म फॉर सेक्शन 8 कंपनीज, और एंगेज इन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। फाइन। तो अगर आप कल को फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कर रहे हो, इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज कर रहे हो, शेयर मार्केट कर रहे हो, है ना, या कुछ और इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेट बन रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी खोलना चाहते हो, उदाहरण तौर पे बजाज फाइनेंस इज एनबीएफसी सर, उसके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट फिर भी वो क्या करता है, फाइनेंस कैटेगरी में काम करता है, फाइनेंस में काम करता है। ठीक है, उदाहरण तौर पे मुथूट फाइनेंस के पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं है बट स्टिल दे ऑपरेट इन द, किस में ऑपरेट करते हैं वो, किस में ऑपरेट करते हैं वो, फाइनेंसिंग में सर। ठीक है, तो अगर किसी के पास बैंकिंग लाइसेंस होता है तो उसको हम बोलते हैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। क्या बोलते हैं उनको, बैंकिंग फाइनेंशियल, ठीक है जी, इंस्टीट्यूशंस। नाउ अब बात यह कि एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस क्या होते हैं, नॉन बैंकिंग, वो जिनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता बट स्टिल दे ऑपरेट एज अ फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशंस। ठीक है, उदाहरण तौर पे इंश्योरेंस कंपनीज, उदाहरण तौर पे मुथूट फाइनेंस, उदाहरण तौर पे मुथूट फाइनेंस, ठीक है जी, उदाहरण तौर पे बजाज फाइनेंस, ठीक है, बजाज फिनसर्व, तो इनके पास कोई लाइसेंस थोड़ा ना है। आजकल आप महिंद्रा की गाड़ी लेने चले जाओ, महिंद्रा वाले अपनी कंपनी से फाइनेंस करवाते हैं। ठीक है, उदाहरण तौर पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल ले लो सर, ठीक है ना, आप इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल ले लो, एचडीएफसी एर्गो इंश्योरेंस कंपनी की एग्जांपल ले लो, किसी की भी एग्जांपल ले लो सर। ठीक है ना, इनका मेन काम कोई जूते बेचना थोड़ा ना है, कपड़ा थोड़ा बेचते हैं, कुछ स्टील थोड़ा ना बेचते हैं, ये क्या करते हैं, पैसे लेते हैं और पैसे देते हैं, किस्तों में लेते हैं, कल को कुछ हो जाए तो पैसे देते हैं, कुल मिला के पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, दैट्स इट, बदले में कुछ और व्यापार नहीं है। सो दे आल्सो कम अंडर कैटेगरी ऑफ द एनबीएफसीज। ठीक है ना, जो शेयर्स ब्रोकर होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वो सारे क्या है, एनबीएफसी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनका मेन काम पैसों के साथ है, इन्होंने को सरिया तो बेचना नहीं है भाई। ठीक है, तो जैसे भी ये अपना मॉडल ऑफ बिजनेस चलाते हैं, सिंपल इट इज। ठीक है, उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी और में, तो ये सारी जो कंपनीज होती हैं कि उसको हम क्या बोलते हैं, एनबीएफसी। तो अगर आपने ओपीसी खोलनी है तो आपने ये सब कोई भी व्यापार नहीं करना। इफ यू आर ओपीसी यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस बिजनेस। अगर ये करना है तो ओपीसी लाइसेंस नहीं मिलेगा आपको, सिंपल इट इज। फाइन। सो कहने का मतलब ये है, ओपीसी कैन नॉट बी फॉर्म्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनीज नहीं खोल सकते, आप चैरिटी वाली कंपनी नहीं खोल सकते, और उसके बाद आप एनबीएफसी एक्टिविटीज नहीं कर सकते, सच एज इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज और अदर बॉडी कॉर्पोरेट, दैट्स इट। फाइन। उसके बाद ओपीसी कैन बी कन्वर्टेड। कल को हमने अगर ओपीसी कन्वर्ट करना है, ठीक है, हम ओपीसी खोल रहे, हमारा बिजनेस बहुत बढ़ गया, हमें लगता है कि यार बिजनेस बढ़ गया, अब हमें ना प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर देना चाहिए। अगर आप कर सकते हो, कर सकते हो। सर मुझे ना पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहिए, मेरा धंधा बहुत बड़ा हो गया,
Okay, if you want to go to public, if you want to raise the money from public, you can easily convert your company from OPC either to that private limited company or to a public limited company सर। ठीक है, आप पब्लिक में भी कन्वर्ट हो सकते हो और प्राइवेट कंपनी में भी कन्वर्ट हो सकते हो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, इवन इनकॉर्पोरेशन होने के बाद। बट याद रखना कभी भी आप सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फाइन, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ ओपीसी कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, ओपीसी इज सेपरेट लीगल एंटिटी है भाई, कंपनी है सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगी ही होगी ना। एंड लिमिटेड लायबिलिटी का लुत्फ उठाओ भाई, प्रोटेक्टिंग द मेंबर्स पर्सनल एसेट फ्रॉम द बिजनेस डेट्स। तो बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, अकेला बंदा लिमिटेड लायबिलिटी एंजॉय करना चाहता है, छोटा बिजनेस है, ओपीसी के जरिए कर ले, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, उसके बाद अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी वेयर एज ओनर्स पर्सनल एसेट्स, ठीक है, आर एट रिस्क फॉर द बिजनेस लायबिलिटी। अकेला सिंपल बिजनेस करोगे, सो प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करोगे भाई, इसमें दिक्कत क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। क्या है इसमें दिक्कत, अनलिमिटेड लायबिलिटी सर। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। उसके बाद नाउ एन ओपीसी कैन वॉलंटरली कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एट एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। पहले एक रूल होता था कि कम से कम 2 साल तो आपको ओपीसी रहना पड़ेगा, अब वो जो रूल है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब वो रूल क्या हो चुका है, कंप्लीटली अबॉलिश हो चुका है। एक तो रूल था 2 साल का कि आपको कम से कम तो 2 साल ओपीसी काम करना पड़ेगा, उसके बाद आप कन्वर्ट कर सकते हो अपना किसमें, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में। अभी ये रूल खत्म हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक और रूल था इसमें कि अगर आपकी जो कैपिटल है वो 50 लाख से बढ़ गई या आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गए तो आपको ओपीसी कन्वर्ट करनी पड़ती थी। सो ये रूल मुझे बहुत बेकार लगता था। अब होता क्या है यार, दिल्ली, गुड़गांव, बड़े बड़े शहरों में 50 लाख में आता ही क्या है। अगर मैं एक छोटी सी शॉप भी खोल लूं ना, वो कम से कम 2, 2.5, 4 करोड़ की है यार। एक छोटी सी शॉप की इन्वेस्टमेंट भी कर दूं मैं, तो यानी कि अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, एक तरफ तो आप मुझे कह रहे हो कि तेरे भाई छोटा बिजनेस है, तू आराम से कर ले, लिमिटेड लायबिलिटी का लुत्फ उठा ले। ठीक है, मैं सोचा भी चल ठीक है ओपीसी कन्वर्ट करवा लेता हूँ। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी लैंड परचेज की है 3 करोड़ की, तो मेरी कैपिटल कितनी होगी भाई, 3 करोड़ की। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी कैपिटल 50 लाख से ऊपर हो जाए ना, आप ओपीसी नहीं खोल सकते। मैं क्या फायदा क्या है इसका, मैंने क्या फायदा क्या है इसका, करवाना क्या है फिर इससे। अगर सिर्फ 50 लाख के लिए सेक्शन लगा दिया आपने, 2 करोड़ का सेल होता ही क्या है, 2 करोड़ के सेल में हो सकता है कि मेरा ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। उदाहरण तौर पर मैं रिटेल का काम करता हूं, मेरा किराना स्टोर है, किराना स्टोर में मार्जिन बहुत कम रहते हैं, 10% का मार्जिन है, वो भी ग्रॉस मार्जिन चल रहा है। अभी नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, बचने बचाने को मुझे 10-12 लाख है, 1 लाख पर मंथ भी नहीं बन रहा। अब आज के जमाने में बड़े शहरों में 1 लाख पर मंथ होते ही क्या है। ठीक है, अब वो कह रहे ओपीसी काम नहीं करना, कोई और काम करो। मैं क्या फिर बनाया क्यों है इस ओपीसी को, खत्म करो इस ओपीसी को। एक सिंगल दुकान नहीं ले सकता मैं ओपीसी में। तो वो ये रूल बहुत इनवैलिड सा था, बेकार सा रूल था, वो खत्म कर दिया गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो 50 लाख 2 करोड़ का रूल लागू नहीं होता है इसमें सर। ठीक है ना, आपको अपना टैक्स से मतलब है, टैक्स ले लो। अगर मेरी सेल 4-5 करोड़ की हो रही है, 6 करोड़ की हो रही है, मेरी जॉब में तो उसको टैक्स लो। सरकार को क्या मतलब है मैं अपने नाम के पीछे ओपीसी लगा रहा हूँ कि प्राइवेट लगा रहा हूँ, उसमें एक जने का पैसा लगा, 2 जने का पैसा लगा, सरकार को क्या मतलब होना चाहिए इन चीजों से। पहली बात तो ये है। ठीक है ना, मेरी कैपिटल 50 से 51 लाख हो गया, अरे भाई मैंने बिजनेस की है, हर साल बिजनेस कर रहा हूँ, 10-10 लाख मेरे प्रॉफिट बन रहा है, बच रहा है, अपने बिजनेस में रिटेन कर रहा हूँ, और वो कैपिटल एड ऑन कर ही जा रहा है। अगर 40 लाख का मैंने कैपिटल भी शुरू किया है, बिजनेस शुरू किया है, तो अगले साल अगर मेरी उदाहरण तौर 15 लाख कमा रही है और 5 लाख में घर ले गया, 10 लाख तो मेरे रिटेन होंगे बिजनेस में, मेरी तो होगी 50 लाख अगले साल। तो 50 लाख होने में क्या है, 2 साल में हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी, तो फिर तब मैं कन्वर्ट कर दूंगा ओपीसी में। अरे फिर मैंने खर्चा किया, करवाया क्यों रजिस्टर उस ओपीसी को। सो ये रूल बेकार था, अभी खत्म हो चुका है, ऐसा कोई रूल नहीं है अपनाओ। फाइन। सो 2 साल का जो वेटिंग पीरियड का क्लॉज था वो भी अबॉलिश हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो पुराना रूल था 50 लाख और वो जो 2 करोड़ टर्नओवर का था, वो भी रूल क्या हो चुका है, कंप्लीटली अबॉलिश हो चुका है सर। फाइन। उसके बाद नाउ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज नंबर कितना बेटा, 68। प्राइवेट कंपनी क्लॉज कितने हैं, 68। ठीक है, नाउ अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, ये भी आपने क्लास 12 में पढ़ रखा है, बट थोड़ा सा और टेक्निकली थोड़ा सा और देख लेते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायर्ड है कोई, पहली बात तो मुझे ये बताओ, कोई रिक्वायर्ड नहीं है सर। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में होती थी कि 1 लाख रुपए चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 5 लाख चाहिए। नई कंपनीज एक्ट में ना तो ओपीसी में कोई लिमिटेड मिनिमम
ना ही इसमें प्राइवेट में है ना ही पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट है सर। तो मिनिमम कैपिटल तो कोई है ही नहीं सर, ठीक है ना। जितने से बिजनेस शुरू करना करो, सरकार को मतलब नहीं है, नो मिनिमम कैपिटल इज रिक्वायर्ड। फाइन। उसके बाद जो प्राइवेट कंपनी होती है वहां पे आप जो शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते जैसे आप प्राइवेट में पब्लिक में करती हो। सो रिस्ट्रिक्शंस रहती है, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू शेयर्स इट्स शेयर्स थ्रू इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो रूल बुक है वो आपको अलाउ नहीं करती। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं सर? ये रूल बुक है आपकी, इसमें रूल लिखे होते हैं सारे, ठीक है ना। इसको सिंपल बोलो रूल्स बुक, ये रूल बुक बोल लो सर। चलो एस बी हटा देते हैं, रूल बुक बोल दो सिंपल इसको, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि रूल बुक आपके अलाउ नहीं कर रहे कि आप अपने जो शेयर्स है वो इजीली ट्रांसफर कर दोगे, सिंपल इट इज, ठीक है। उसके बाद तुम आपको ये भी बात बता दूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने अलाउड है? कितने अलाउड है? 200। कितने अलाउड है? 200। मैं इंप्लॉइज की बात नहीं कर रहा, मुलाजिम जितने मर्जी रखो, 500 रख लो, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंप्लॉइज और एक्स इंप्लॉइज की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अदर मेंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। उसके बाद प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक। से पब्लिक से पैसे थोड़ी उठाओगे, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वही सिर्फ पब्लिक से पैसा उठा सकती हैं, आप थोड़ा उठा सकते हो पब्लिक से पैसा। उनके ऊपर तो बहुत सारे मतलब कि निगरानी रहती है, बहुत सारे उनको फॉर्म्स फिल करने होते हैं, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है, बहुत जवाबदेही है उनकी, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, दे हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। ऐसे कुछ भी नॉर्म्स आपके लिए तो बनाए नहीं हुए, क्योंकि आप कौन सा पब्लिक के पैसे से प्ले कर रहे हो, आप कौन सा पब्लिक के पैसे से बिजनेस कर रहे हो। तो सरकार को बहुत इंटरेस्ट नहीं है आप में कि आप ये भी बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ। आपका बिजनेस आप जैसे मर्जी चला दो, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आप पब्लिक के पैसे यूज नहीं कर रहे। द मोमेंट यू स्टार्टिंग द पब्लिक्स मनी, you become the public company, then you have to be more transparent, you have to be more responsible, you have to tell the number of things to the shareholders, stakeholders, government, everyone sir, fine। आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इसलिए कम है, फॉर्म्स आपको इसलिए कम फाइल करने हैं बिकॉज यू आर अ प्राइवेट कंपनी। इन अदर वर्ड्स यू आर नॉट अलाउड टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक। जनता का पैसा यूज नहीं करना, नहीं तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। यू हैव टू बी मोर ट्रांसपेरेंट सर, simple it is, fine। So prohibits any invitation public to subscribe for any securities the company's share or debenture sector सर, ठीक है। जनता से पैसा नहीं मांगना इन द फॉर्म ऑफ एनी सिक्योरिटीज, चाहे वो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, कुछ भी है, फाइन। उसके बाद अब नाउ जॉइंट शेयर होल्डर का मेन पॉइंट देख लो। एक, टू और मोर पर्संस होल्डिंग शेयर्स जॉइंटली आर काउंटेड एज अ वन सिंगल, ठीक है। और जब मैं कह रहा हूं कि 200 बंदों की लिमिट है, पेपर में बहुत बार केस स्टडी बन के आती है कि एक्स एंड वाई है, जॉइंट शेयर होल्डर हैं, शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, अब एक्स एंड वाई को बोथ काउंट करेंगे, वन काउंट करें। सो अगर कोई जॉइंट शेयर होल्डर है, आपको उन्होंने एक बंदा काउंट करना है। क्या करना है आपने? उसको फॉर द 1% काउंट करना है फॉर द लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स, फाइन। उसके बाद करंट एम्प्लॉइज एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज हु बिकेम द मेंबर्स ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट एंड कंटिन्यू एज अ मेंबर्स आफ्टर सेसेशन आर नॉट काउंटेड ड्यूरिंग द 200 मेंबर लिमिट। तो ये बात ऑलरेडी मैं कर चुका, जो मेंबर एम्प्लॉइज हैं, फॉर्मर एम्प्लॉइज हैं, उनको काउंट नहीं करना, सिंपल सर, फाइन। उसके बाद नाउ स्मॉल कंपनी, एक स्मॉल कंपनी का कंसेप्ट है सर। स्मॉल कंपनी हो, ठीक है, स्मॉल कंपनी पहली बात तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है। अगर आपने अपने आप को पब्लिक कंपनी रजिस्टर करवाया तो आप कभी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल नहीं करोगे। स्मॉल कंपनी कैन ऑलवेज बी प्राइवेट कंपनी। उसके बाद उसके ऊपर कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं, ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो यही है कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 क्या बोलता है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85 क्या बोलता है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के कहां लिखा हुआ था? 68 में। कहां लिखा हुआ था? 68 में, ठीक है। स्मॉल कंपनी कहां लिखा हुआ है? कहां लिखा हुआ है? क्लॉज 85 में सर, वहां पे 68 क्लॉज था ना। अब प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है स्मॉल कंपनी, और तो कोई हो नहीं सकता। प्राइवेट कंपनी हैविंग दिस एक्सेप्ट पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती भाई, अदर देन पब्लिक कंपनी, फाइन। उसके बाद अब प्राइवेट कंपनी हैविंग, कौन सी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी का टैग बोलेंगे सर? अगर आपकी सेल 4 करोड़ से कम है, सॉरी कैपिटल 4 करोड़ से कम है, और जो कि टर्नओवर है, सेल है, वो 40 करोड़ से कम है एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपकी कैपिटल 4 करोड़ से कम है, ठीक है, एंड है, ध्यान रखना दोनों चीजें, और सेल 40 करोड़ से कम है, तो आप छोटी कंपनी कहलाओगे। कौन कहलाओगे? छोटी कंपनी कहलाओगे। कौन सी छोटी? प्राइवेट कंपनी सर, ठीक है। आपके ऊपर थोड़े से रिटर्न का बहुत जोर कम कर देंगे, आपकी लायबिलिटी आपके ऊपर थोड़ा से और कम कर देंगे। आप कंपनी तो हो पर छोटी वाली कंपनी हो, ठीक है, आपकी जॉब की थोड़ी सी कम कर देंगे, और कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटी कंपनी हो भाई। छोटी कंपनी किसको बोल रहे हैं? अगर शेयर कैपिटल कितने से कम है? 4 करोड़ से, और सेल्स कितने से कम है बेटा? 40 करोड़ से। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, द मोमेंट अगर एक भी चीज ओवरऑल हुआ, उदाहरण तौर पे आपकी जो शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ की है, बट आपकी सेल 42 करोड़ की हो गई,
देन यू आर नॉट अ स्मॉल कंपनी सर। यू हैव टू सेटिस्फाई बोथ कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे एंड लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन, यू हैव टू फॉलो बोथ दिस सिचुएशन सर। फाइन। तो आप कौन सी कंपनी हो? स्मॉल कंपनी हो सर। एक्सेप्शंस, स्मॉल कंपनी का टैग, पहली बात तो अगर आपकी होल्डिंग कंपनी है तो कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती। अगर उदाहरण तौर पे पहली बात तो कोई कंपनी है ना, ए प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी का नाम है ए प्राइवेट लिमिटेड, उसकी उसने एक 20 सब्सिडरी कंपनी खोल दी। अरे यार इतनी कंपनियां रजिस्टर करवा रहे हो, ठीक है, और ऊपर से कह रहे हो हम छोटे हैं। फाइन। तो अगर प्राइवेट अपना होल्डिंग और सब्सिडी का कंसेप्ट है तो आप कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते सर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी को हम कभी भी स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे। सेक्शन 8 कंपनी को हम कभी भी स्मॉल कंपनीज नहीं बोलेंगे। सेक्शन 8 के लिए जो ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है, जो जो फॉर्म्स उन्होंने फाइल करने हैं, जो जो फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करनी है वो उनको करनी है। अगर उनको हम स्मॉल कंपनी बोल देंगे तो स्मॉल कंपनी को हमने कुछ एग्जेम्पशंस दी हुई है फॉर द लीगल कॉम्प्लाइंसेस, तो वो एग्जाम्पशंस उनको भी मिल जाएंगे। और सेक्शन 8 में मिसयूज बहुत हो सकता है। कहने को आप हो सकता है कि आप कह दो कि मैं एनपीओ कंपनी खोल ली मैंने, मेरा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, मेरा तो चैरिटी ऑब्जेक्टिव है, और आप भिड़ले से पैसा कमा रहे हो और बता भी नहीं रहे सरकार को, ठीक है। सरकार से आपने एग्जाम्पशन भी ले ली स्मॉल कंपनी के नाम पे, तो सरकार आपको स्मॉल कंपनी के नाम पे एग्जाम्पशन नहीं दे रही सेक्शन 8 कंपनी को, पहली बात। फाइन। उसके बाद कंपनी गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट। अब कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसके स्पेशल एक्ट पास किया होगा, उदाहरण तौर पर एलआईसी के एक्ट पास कर रखे हैं, उदाहरण तौर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यार आप इतना बड़ा चीज हो कि आपके लिए स्पेशल एक्ट बना दिया पार्लियामेंट ने। बाकी जो कंपनी रजिस्टर होती है वहां पे तो वो तो रजिस्टर होते कंपनी 213 में, आपके लिए नया कानून बना दिया। बाकी नॉर्मल कोई बैंकिंग कंपनी बनती है, चाहे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, कोई भी है, वो तो उसको बैंकिंग लाइसेंस लेना पड़ता है और कॉर्पोरेट लाइसेंस लेना पड़ता है। कॉर्पोरेट लाइसेंस वो लेगा कंपनीज एक्ट में, बैंकिंग लाइसेंस वो लेगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में। पर आपके लिए तो नया कानून बना दिया, आप इतनी बड़ी चीज हो गई, तो आप कभी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकते जिंदगी में, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में इंक्रीज इस लिमिट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो इंक्रीज कर सकती है, जो ऊपर 4 करोड़ की लिमिट थी कैपिटल उसको बढ़ा के 10 करोड़ नोटिफाई कर सकती है। पर सरकार ने अभी तक 4 करोड़ कर रखी है, पहले 2 करोड़ होती थी पहले ये, ठीक है। अगर सरकार चाहे तो टर्नओवर को बढ़ा के कितना कर सकती है? 100 करोड़ तक कर सकती है, ठीक है। तो माई नॉलेज ये पहले 2 करोड़ था, ये कितना था? 20 करोड़ था। अब सरकार ने बढ़ा के 4 और 40 कर दिया इसको, ठीक है। तो सरकार चाहे 4 करोड़ से लेके अपने बलबूते पे नोटिफिकेशन सिर्फ जारी करके पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट ने, लॉ ने पावर दे रखी है सरकार को, सरकार चाहे तो 10 करोड़ तक नोटिफाई कर सकती है। 10 करोड़ कैपिटल, 100 करोड़ टर्नओवर, ठीक है। सरकार ने कितना नोटिफाई कर रखा है एज ऑफ नाउ? 4 करोड़ कैपिटल और 40 करोड़ टर्नओवर सर। फाइन, फॉर स्मॉल कंपनी, सिंपल इट इज। फाइन। उसके बाद नाउ नेक्स्ट, ठीक है। सो मिनिमम पॉइंट और मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? कम से कम 2, पर ओपीसी में कितना हो सकता है? 1 बंदा भी हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स कितने हैं? 2, बट कुछ एक्सक्लूजन्स हैं वो हमने ऊपर बता दिए, ठीक है। शेयर्स ट्रांसफर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, आप इजीली शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन सर, ठीक है। पब्लिक इन्विटेशन अलाउड नहीं है, सिंपल इट इज, ठीक है। तो ओपीसी जो होती है वो ऑलवेज कैसे रजिस्टर होती है? जो ओपीसी होती है वो ऑलवेज रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। सो अगर कोई छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है ना, तो आप कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हो तो इट इज आइडल फॉर दोस कंसेप्ट्स, ठीक है। नई कंपनी खोल रहे हो, नया बिजनेस है तो प्राइवेट खोल लो सर, सिंपल इट इज, ठीक है। तो कुछ में एग्जांपल्स मैंने लिख दी, पहले भी लिखी हुई थी मैंने। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंडिया इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड सर, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड एक्सेट्रा। नाउ अब बात करते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 68 किसकी बात कर रहा था? किसकी बात कर रहा था वो? प्राइवेट कंपनी की। पब्लिक कंपनी कहां डिफाइन है? पब्लिक कंपनी कहां डिफाइन है? सेक्शन 2 क्लॉज 71। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है भाई? ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 ये बात बोलते हैं पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। सर प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस रहती है टू ट्रांसफर द शेयर्स। सेक्शन 2 क्लॉज 68 कह रहा है, वो कह रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, यानी कि उनको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो शेयर्स इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू रेज द मनी फ्रॉम पब्लिक, यानी कि दे आर अलाउड टू रेज द मनी फ्रॉम द पब्लिक सर, ठीक है। सो दिस इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस लाइन। इस लाइन को ऐसे पढ़ना है, फाइन। अब यानी कि लॉ ने इसको दोबारा डिफाइन नहीं करने बैठ जाता यहाँ पे। लॉ ने ऊपर प्राइवेट कंपनी बता दी कोई ये होता है, उसके अलावा पब्लिक कंपनी है। लॉ दोबारा प्राइवेट कंपनी लिखने नहीं बैठ जाएगा। लॉ हमेशा शॉर्ट से शॉर्ट लिखा जाता है, समझने वाले को समझ आना चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी क्या होता है हमने ऊपर बोल दिया वो क्या होता है, ठीक है। तो वो आपने सारा कुछ दिमाग में रखना है कि ये सब नहीं, उसकी उलट, यानी कि प्राइवेट कंपनी आर नॉट अलाउड टू इजीली ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी पब्लिक कंपनीज आर अलाउड, फाइन। वहां पे पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते, यानी कि दे आर अलाउड टू रेज मनी फ्रॉम पब्लिक, सिंपल इट इज। इट इज इंप्लीकेशन ऑफ दिस, ठीक है। एंड, ठीक
ठीक है, और हो सकता है कि सरकार कुछ लिमिट क्लासिफाई कर दे भी इतनी मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए, बट एज ऑफ नाउ मैंने नोट दे दिया यहाँ पे कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, सिंपल इट इज। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है बस कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। फाइन, नाउ नाउ एक और है, एक डीम्ड है। हम एक कंपनी है जो प्राइवेट होगी पर उसको हम क्या मान के चलेंगे, पब्लिक कंपनी। क्या मान के चलेंगे, पब्लिक कंपनी। वो है नहीं, वो है प्राइवेट, वो है प्राइवेट, पर हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, डीम्ड पब्लिक कंपनी। लॉ कह रहा है कि मैं उसको पब्लिक मान के चलूंगा, वो कह रही मैं तो प्राइवेट हूं, लॉ कह रही तो पब्लिक है। कब, किस केस में, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो। प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन, प्रोविजो मीन्स एक्सेप्शन है। ठीक है, प्रोविजो मीन्स प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है, कि ये वैसे तो ठीक है जो प्राइवेट नहीं है पब्लिक है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन, बट देयर इज प्रोवाइडेड फॉर। फाइन, नाउ a private company that is a subsidiary of the public company is deemed to be the public company for all the purposes of this act, even if continues to maintain the respective provisions of private company in its articles of association। सर अब बात ध्यान से सुनना। सर कंपनी रजिस्टर करवाई, कंपनी का नाम था ए लिमिटेड। अब ए लिमिटेड कह रही है यार मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, सरकार तो मुझसे बहुत पूछगिछ करती है, हर एक चीज को कह देते हैं कि रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करो, मुझे बताओ, मुझे बताओ, मुझे बताओ। मैं तो धोखाधड़ी करना चाहती हूँ, मैं तो पैसा छुपाना चाहती हूँ, मैं तो लोगों के पैसे का मिसयूज करना चाहती हूँ। ऐसा करता हूँ, एक ना प्राइवेट कंपनी खोल लेता हूँ, बी प्राइवेट लिमिटेड, अपना सारा ऑलमोस्ट निवेश यहाँ पे लगा देता हूँ, तो इसके जरिए मैं बिजनेस करूंगा। इसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सरकार को रिटर्न फाइल करनी नहीं, तो यानी कि ट्रांसपेरेंसी कम हो गई, तो यानी कि आराम से धड़ल्ले से गलत काम हो सकता है। सरकार कह रही है अच्छा हम कहा, हम वैसे ही तुरे फिर रहे हैं। ठीक है, सरकार है कह रही बात सुन लो ध्यान से मेरी, ये जो तो प्राइवेट प्राइवेट का तो चोला पहना हुआ ना तूने, प्राइवेट प्राइवेट का, यू आर प्राइवेट मे बी एज पर योर रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजंस ऑफ योर एओए, होगी तो प्राइवेट अपने घर में, हम नहीं तुम्हें अलाउ करेंगे फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, फॉर द जो हमें एक्ट को कंप्लाई करना है इस एक्ट के लिए, हम तुम्हें मान के चलेंगे क्या भाई, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या मान के चलेंगे, डीम्ड पब्लिक कंपनी। चाहे तू प्राइवेट है पर तू मेरे लिए पब्लिक है, जो पब्लिक के लिए मैंने सारी प्रोविजन बना रखी है वो तेरे ऊपर भी है। बेचारे यही लिमिटेड कह रहा है कि यार मैं तो गया, अब क्या फायदा इस चीज का, अब तो मैं इसमें कुछ गलत कर भी नहीं सकता। तो लॉ कह रही हम नहीं बैठे लिखने के लिए भाई, ये बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही। नाउ एज पर द प्रोविजन टू द सेक्शन 2 क्लॉज 71, अ प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है सब्सिडरी होगी पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी होगी पब्लिक कंपनी की, उसको डीम्ड मानेंगे पब्लिक कंपनी फॉर ऑल द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, इवन if it continues to maintain the respective provisions of the private company in its articles of association। Simple it is, fine। उसके बाद नाउ बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। सर तो दो चीजें होगी, प्राइवेट कंपनी जो नहीं है पब्लिक कंपनी है, दूसरी बात ये एक एक्सेप्शन है वो मेरे समझ आ रही है, एक पब्लिक कंपनी है सर। ठीक है, इसको डीम्ड पब्लिक कंपनी बोल रहे हैं। नाउ मिनिमम मेंबर्स कितने चाहिए पब्लिक कंपनी होने के लिए, कितने मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर्स। ठीक है, मैक्सिमम कोई लिमिट ही नहीं है भाई, जो कोई लिमिट नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में लाखों शेयर होल्डर है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 20, 25, 30 लाख शेयर होल्डर हैं, रोज चेंज होते हैं, रोज शेयर मार्केट में शेयर कोई खरीद रहा है कोई बेच रहा है। ठीक है, लाखों में शेयर होल्डर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है। इन अदर वर्ड्स डायरेक्टर्स कितने होने चाहिए कंपनी के, ठीक है, तो वो कितने होने चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। उसके बाद दूसरी बात, फ्रीली ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ द अदर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। द आर्टिकल्स कैन नॉट इंपोज द रिस्ट्रिक्शंस और ब्लॉक्स ऑन द शेयर्स ट्रांसफर। तो आर्टिकल्स किसी भी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते, कोई ब्लॉक नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप जनता से पैसा उठाना चाहते हो, आपकी तो पहले बहुत जवाबदेही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो उठा सकते हो भाई, यू आर लीगली परमिटेड टू इशू प्रोस्पेक्टस। जब भी जनता से पैसा रेज करना है, पब्लिक से पैसा लेना है, उनको शेयर इशू करने हैं, उसके पहले अपनी कुंडली लॉन्च करनी पड़ती है भाई, अपना सब कुछ बताना पड़ता है कि कौन हूं मैं, मैंने क्या किया है, मैं पैसे का क्या करूंगा, तो उसके लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। फाइन, उसके बाद टू अवॉइड द सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द जनरल पब्लिक फॉर इट्स सिक्योरिटीज। तो आप कुछ भी इशू कर रहे हो, जनता से पैसा मंगा रहे हो, सिक्योरिटीज जनरल वर्ड है, ठीक है, इट इंक्लूड्स शेयर्स, इट इंक्लूड्स डिबेंचर्स, इट इंक्लूड्स बॉन्ड्स, एनीथिंग एल्स, फाइन, जो भी है, डिबेंचर्स मींस बॉन्ड्स। ठीक है, नाउ एटसेट्रा।
नेक्स्ट, पब्लिक कंपनीज आर डिजाइन्ड फॉर द लार्ज स्केल ऑपरेशंस रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल कैपिटल। तो बड़ी कंपनीज होती हैं, किसी ने है ना सीमेंट का बिजनेस करना है, सीमेंट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने हैं, तो बड़े बिजनेसेस के लिए कंसेप्ट है बेसिकली। सो बिकॉज पब्लिक मनी इज इन्वॉल्व, देर आर सब्जेक्ट टू द मच स्ट्रिक्टर रेगुलेटरी ओवरसीट कंपेयर एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनीज। क्योंकि जनता का पैसा लगा हुआ है ना, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, इसलिए ज्यादा लॉ स्ट्रिक्ट है एज कंपैरिजन टू द प्राइवेट कंपनीज। ठीक है, जैसे उदाहरण तौर पे आपको अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं। ठीक है, KMPs अपॉइंट करने पड़ते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स आपकी बोर्ड मीटिंग्स के रिगार्डिंग, मैनेजरियल रेमुनेशन के रिगार्डिंग, सेक्रेटरियल ऑडिट्स के रिगार्डिंग, आपको सेबी की बात माननी पड़ती है। लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, बड़ी क्लासेस में आगे सीए इंटर में फाइनल में डिटेल में पढ़ोगे सर। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर अलग अलग चैप्टर बना हुआ है। फाइन, उसके बाद उदाहरण तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इट्स अ क्लासिक एग्जांपल सर। इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी विद मिलियंस ऑफ रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। ठीक है ना, जो बड़े ग्रुप्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स। इट्स इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड, तो शेयर इसके लिस्टेड एंड फ्रीली ट्रेडेड ऑन द मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक NSE और BSE सर, शोकासिंग द ओपन एंड फ्लूइड ओनरशिप स्ट्रक्चर सर। फाइन, उसके बाद अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फाइन, नाउ अब कंट्रोल की बात करें, एक होती है भाई होल्डिंग कंपनी। क्या होती है? एक होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी कहां मेंशन है? सेक्शन नंबर 246 में। सब्सिडरी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी कौन होती है? सेक्शन 287 में क्लासिफाई किया हुआ है सर। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सर। उसके बाद अ कंपनी दैट एक्सरसाइज द कंट्रोल ओवर वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज, तो जो कंपनी के ऊपर होल्ड मेंटेन करती है वो क्या होती है? सब्सिडरी। अब होल्ड क्या होता है मैं बात बताता हूं, जस्ट वेट। पहले सब्सिडरी पढ़ते हैं, फिर इंटरलिंक, दोनों इकट्ठे करके पढ़ेंगे सर। अ कंपनी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी, अगर एक कंपनी को दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखे, होल्डिंग कंपनी के एंगल से देखे, इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और exercise the controls more than the 50% of voting power either independently or together with the one or more subsidiary companies। तो अगर आप किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हो, यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट आपकी मर्जी के बिना नहीं हो रही, उसकी रिमूवल आपकी मर्जी के बिना नहीं हो रही, ठीक है, सो दैट मीन्स वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी है। आपकी मर्जी के बिना कोई वहां पे डायरेक्टर नहीं बन सकता, ये रिमूव नहीं हो सकता। फाइन, तो यानी कि आपका कंट्रोल उस कंपनी के ऊपर है, पहली बात। दूसरी बात, या फिर अगर आप डायरेक्टर्स अपॉइंट नहीं कर सकते, या फिर आपके पास एक और कंट्रोल है, और इन दोनों में से अगर एक भी कंट्रोल हुआ तो यानी कि वो कंपनी आपकी सब्सिडियरी कंपनी है। सिंपल इट इज। ठीक है, अगर आपके पास मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग पावर है, ठीक है, सो ठीक है, आइदर इंडिपेंडेंटली और टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज, तो वो भी आपकी क्या है? सब्सिडियरी कंपनी है सर। ठीक है, उदाहरण तौर पे कंपनी है ए लिमिटेड, कंपनी है ए लिमिटेड, अगर वो बी लिमिटेड में 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड कर रही है, तो दैट मींस बी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ द ए लिमिटेड से, पहली बात। ठीक हो गया? ठीक है, उसके बाद अगर ये 50% नहीं कर रही, इसकी एक और कंपनी है सी लिमिटेड, इसकी है सी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड का सी लिमिटेड में 40% वोटिंग पावर, बी लिमिटेड का कितना है? उदाहरण तौर पर 15%। ये दोनों मिला के कितना बन रहा है? 50% प्लस, यानी कि 55%। तो अगर दोनों कंपनी का मिला के इस कंपनी में, ठीक है ना, यानी कि होल्डिंग कंपनी एंड इट्स सब्सिडियरी दोनों का मिला के किसी कंपनी में 50% से ज्यादा है, तो ये कंपनी भी इसकी सब्सिडियरी बन जाएगी। सिंपल इट इज। ठीक है, तो टुगेदर विद वन और मोर ऑफ इट्स सब्सिडियरी कंपनीज। फाइन, उसके बाद नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टैट्यूटरी एक्सप्लेनेशन सर। जो एक्सप्रेशन बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या हुआ? द एक्सप्रेशन कंपनीज अंडर दिस सेक्शन इंक्लूड्स एनी बॉडी कॉर्पोरेट एक्सटेंडिंग दिस रिलेशनशिप टू द फॉरेन कंपनीज। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब है कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, यानी कि अगर फॉरेन कंपनी है तो फॉरेन कंपनी भी कंट्रोल कर सकती है। ठीक है ना, उदाहरण तौर पे यूनिलीवर, HUL, तो यूनिलीवर बेसिकली यूके की कंपनी है सर। ठीक है, यूनिलीवर फाइन लिमिटेड, ठीक है, उसकी यहाँ पे सब्सिडियरी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सर। फाइन, तो यानी कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंट्रोल कर सकता है इस कंपनी को, इट कुड बी द फॉरेन कंपनी एज वेल। फाइन, उसके बाद तो हायरार्की बन जाती है, चेन बन जाती है। कंपनी इज डीम्ड अ सब्सिडियरी इवन इफ इट्स कंट्रोल्ड बाय अनदर सब्सिडियरी ऑफ द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी सर। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, if B is a subsidiary of the A and C is a subsidiary of the B, then C is automatically becomes a subsidiary of the A। ठीक है ना, तो मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर ली ये चीज। तो यानी कि अगर A कंपनी होल्ड कर रही है B को, ठीक है ना, अगर B सारा का सारा होल्ड कर रही है C को, ठीक है ना,
तो कहने का मतलब क्या है, ए बी के पास है, ए के पास बी है, बी किसके अधीन है, ए के अधीन है, सी किसके अधीन है, बी के, तो ऑटोमेटिकली इसके अधीन हो गई है। फाइन, इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद नाउ control mechanisms, ठीक है, the composition of board director is deemed control if the holding company by the access to some power its discretion can appoint or remove all or majority of its directors, sir। ठीक है, तो मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर आप सभी के सभी डायरेक्टर्स को रिमूव कर पा रहे हो, अपॉइंट कर पा रहे हो, तो मैं आपको कहूंगा कि बोर्ड का कंट्रोल है। और अगर आप मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कंट्रोल कर पा रहे हो, तो भी मैं क्या बोलूंगा कि आपका कंट्रोल है भाई। फाइन, इट इज एज सिंपल एज दैट। यानी कि इफ यू आर empowered to control, to appoint, to remove all of the directors of a company, that means you are in the control of that company, sir। If you are in power to appoint or remove majority of the directors, 10 directors में से आप 6 को appoint कर सकते हो, remove कर सकते हो, that means you are all in all, sir। ठीक है, so you are having a control, sir। उसके बाद वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं, तो वोटिंग पावर कैन बी मेजर स्ट्रिक्टली बाय टोटल वोटिंग पावर, इक्विटी शेयर्स कैरी द नॉर्मल वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स को नॉर्मली वोटिंग राइट नहीं मिलते, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होते हैं, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग दिस कैलकुलेशन ओनली इफ द डिविडेंड शेयर हैज रिमेन्ड अनपेड फॉर द पीरियड ऑफ 2 years और मोर एज पर द सेक्शन 47, सर। वैसे तो नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स ही वोट करते हैं हर डिसीजन में, प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट अलाउड टू वोट इन एनी सिचुएशन, ओनली दे आर अलाउड टू वोट इन एनी सिचुएशन इफ देयर डिविडेंड आर अनपेड, इज अनपेड, ठीक है, फॉर द लास्ट 2 years, ठीक है, ओनली इन दैट केस प्रेफरेंस शेयर्स आर अलाउड टू वोट। नॉर्मली इक्विटी शेयर होल्डर्स आर अलाउड टू वोट। व्हेन आई से अलाउड टू वोट, दैट मींस 50% ऑफ, नॉर्मली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फाइन, उसके बाद नाउ फर्स्ट रियलाइजेशन देख लो, डायरेक्ट कंट्रोल की एग्जांपल है। इफ कंपनी ए होल्ड्स 60% ऑफ द कंपनीज बी वोटिंग पावर, देन बी इज द डायरेक्ट सब्सिडी ऑफ द ए, ठीक है। उसके बाद इफ द बी होल्ड्स 51% ऑफ द कंपनीज सी वोटिंग पावर, देन सी इज सब्सिडी ऑफ द बी, consequently C is also treated as subsidiary of the A because B is already controlled by the A। indirect control हुआ, A की कंपनी B है, B की आगे C है, तो C ऑटोमेटिकली A की है, indirect control obviously A का है सर, ठीक है। बोर्ड कंट्रोल ओवरराइडिंग द शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी X has a contractual power to appoint 5 out of 7 directors on the board of the company, ठीक है। और Y as its sole discretion, अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी में 7 में से 5 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी मर्जी है भाई, ठीक है। सो जाहिर सी बात है कि जो वाई है वो ऑब्वियसली जो वाई कंपनी होगी वो क्या बन जाएगी, सब्सिडी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी एक्स कंपनी की, इवन इफ द एक्स होल्ड्स 0% शेयर्स और वोटिंग पावर, सर, ठीक है। उसके पास कोई शेयर नहीं, कोई वोटिंग पावर नहीं है, सिर्फ वो डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकती है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को, 7 डायरेक्टर उसमें से 5 को अपॉइंट रिमूव कर सकती है। बिसाइड्स आपके पास शेयर होल्डिंग नहीं है तो भी वो क्या बन जाएगा, आप उसकी होल्डिंग बन जाओगे, ठीक है। तो मैं वही बात बोल रहा हूं, एक भी सिचुएशन कंप्लाई विद हो गया ना, तो आप उसका क्या बन जाओगे, होल्डिंग कंपनी बन जाओगे, वो आपकी सब्सिडी बन जाएगी, चाहे आप उसका डायरेक्टर्स कंट्रोल कर लो, चाहे 50% वोटिंग पावर कंट्रोल कर लो, दैट्स इट। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? फाइन, तो एक भी सिचुएशन अगर फुलफिल हो गई तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, दैट्स इट, ठीक है जी। नाउ एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज 6, ठीक है जी। उसके बाद एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू द अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन व्हिच द अनदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट व्हिच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी हैविंग सच इन्फ्लुएंस एंड इंक्लूड्स अ जॉइंट वेंचर कंपनी, सर। अगर तो यार आप कहने सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन क्वालिफाई कर रहे हो तो हम आपको सब्सिडियरी कंपनी बोलेंगे, ठीक है। हम आपको क्या, आप आपको कभी भी किए अपना एसोसिएट कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो पहली बात, तुम सब्सिडियरी कंपनी को एसोसिएट नहीं बोलते, बट विच इज नॉट अ सब्सिडियरी कंपनी, सर, ठीक है। उसके बाद तो मैं ये बात बोल रहा हूं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अगर एक कंपनी का दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ठीक है, तो यानी कि वो कंपनी उसकी एसोसिएट कंपनी है। फाइन, उसके बाद अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी कंपनी में 20% भी होल्ड कर रही हो, यार बहुत बड़ी बात है उस कंपनी में, ठीक है। तो ठीक है, अगर आप उसमें 20% होल्ड कर रहे हो कम से कम, या 25 होल्ड कर रहे हो, 30 कर रहे हो, कम से कम आप एटलीस्ट 20% होल्ड कर रहे हो, तो यानी कि वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी है, वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडियरी, एटलीस्ट 20 है ना,
अगर आपने 50 से ज्यादा होल्ड करा है तो सब्सिडी बन जाएगी। तो उसके लिए हम वर्ड स्पेशली यूज करेंगे सब्सिडी कंपनी, यानी कि जो 20 और 50 के बीच रह गया तो वो क्या रह गया, एसोसिएट कंपनी। इफ एनी कंपनी इज होल्डिंग एटलीस्ट फ्रॉम 20% से लेके 50% तक इन अनदर कंपनी, देन दैट कंपनी इज अ एसोसिएट कंपनी सर। इफ ए इज होल्डिंग 25% इन द बीज कंपनी, देन ए इज अ एसोसिएट ऑफ द बीज कंपनी, दैट्स इट। फाइन। उसके बाद और कंट्रोल्स द पार्टिसिपेशन ऑफ बिजनेस डिसीजन अंडर एन अरेंजमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टर्स वाला पॉइंट नहीं है। अगर आप किसी बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर रहे हो या पार्टिसिपेट कर रहे हो, यहाँ पे और डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या डाला हुआ है, और क्या डाला हुआ है बेटा, और या तो आप कंट्रोल कर रहे हो या आपकी मर्जी के बिना वो डिसीजन नहीं ले रही, आपसे जरूर राय मशवरा होता है, पार्टिसिपेट आप करते हो, तो भी हम मान के चलेंगे कि भाई अंडर आपका एग्रीमेंट हो रखा है, उसके तहत वो आपके मर्जी के बिना डिसीजन नहीं लेती, ठीक है। तो आपसे राय सलाह मशवरा होता है, राय मशवरा होता है, या फिर आपकी पार्टिसिपेशन है, आपको कंप्लीटली कंट्रोल है एज पर द एग्रीमेंट सर, देन दैट मींस वो कंपनी आपके साथ जुड़ी हुई है, एसोसिएटेड कंपनी हम मानेंगे उसको। क्या नाम बोलेंगे उसके लिए, एसोसिएट कंपनी। क्या बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी सर। एंड मैंने बोला था एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई थी एक्सेप्शन वाली, सब्सिडी बात हम सब्सिडी कंपनी हमने कंसिडर नहीं करनी, ये कॉमा यहाँ पे लग गया, उसके बाद शुरू हुआ एंड इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, जॉइंट वेंचर एक जॉइंट अरेंजमेंट होता है वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल ऑफ द अरेंजमेंट हैव द राइट्स टू द नेट एसेट्स ऑफ द अरेंजमेंट सर, ठीक है। जो नॉर्मली जैसे हीरो होंडा, हीरो और होंडा ने इकट्ठा मिलकर काम किया, मारुति सुजुकी ने इकट्ठे मिलकर काम किया, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर से, ठीक है। तो उन्होंने इकट्ठे मिलकर फॉर एग्जांपल जैसे 50% हिस्सेदारी कर ली, ठीक है। तो एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, लैंड एंड पावर, लैंड वगैरह लेबर प्रोवाइड कर रहा है, तो यानी कि उनका एक जॉइंट अरेंजमेंट है, उनके आपस में एक सेटलमेंट है जिसके जरिए वो कंपनी के एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, कुल मिला के कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, कुल मिला के बिजनेस चला रहे हैं सिंपल भाषा में। फाइन। उसके बाद पहली बात कुछ और चीजें समझ लो कि पहली बात तो फुल कंट्रोल नहीं होता है ना, 20% होल्ड करके तो फुल कंट्रोल तो नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए भी एटलीस्ट मोर देन 50% चाहिए, 51% चाहिए सर, ठीक है। अनलाइक द सब्सिडरीज एसोसिएट कंपनीज रिप्रेजेंट्स कोलैबोरेटिव और द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप रेदर देन कंप्लीट कंट्रोल सर। तो कंप्लीट कॉर्पोरेट कंट्रोल नहीं है, ये आपका एक बस एक कोलैबोरेशन है, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, इट शोज दैट ओनली। Fine. Fiduciary capital exclusion. Shares held by a company in another company in a fiduciary capacity, held strictly as a trustee or a custodian, are completely excluded while calculating 20% voting power thresholds. अगर आप कोई सी की कंपनी में fiduciary capacity में shares hold कर रहे हो, as a trustee, as just custodian, you are just ना doing that, तो हम वो वाली कंपनीज इंक्लूड नहीं कर रहे, वो एसोसिएट कंपनीज नहीं कहलाएंगी। आपका कोई रूटीन बिजनेस के लिए कंट्रोल तो है नहीं, आप सिर्फ नाम के लिए शेयर्स होल्ड कर रहे हो, दैट्स इट, जस्ट बीइंग एज अ कस्टोडियन सर। फाइन। वोटिंग पावर, जो स्टेटस जो कैलकुलेट होता है वो प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग पावर सर, ठीक है, दैट्स इट, नॉट शेयर कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, कुछ शेयर्स ऐसे इशू होते हैं जिसके पास डिफरेंशियल वोटिंग पावर्स होते हैं, शेयर एक है वोटिंग पावर दो है, शेयर एक है वोटिंग पावर दो है, ध्यान से सुनना मेरी बात। उदाहरण तौर पे 100 शेयर्स है, उसमें से 70 शेयर है, उनके पास एक शेयर के पास फॉर एग्जांपल एक वोटिंग पावर है, ठीक है। 30 शेयर्स हैं, उनके पास 2 या 3 वोटिंग पावर है सर, मैं 1 मिनट लेके चल रहा हूँ, 3 वोटिंग पावर है। तो अब हुआ क्या, इनके पास 70 वोटिंग पावर हुई, इनके पास टोटल कितना हुआ 90 और 60 कितना हुआ 160, ठीक है। अब ये जो शेयर होल्डर इतना परसेंट बना 9/16, कितना बन गया 9/16, यानी कि मोर देन 50% बन गया। ये देखने को ऐसे लग रहा है कि दे आर होल्डिंग ओनली 30% ऑफ शेयर कैपिटल, पर वोटिंग पावर देख लो ध्यान से 50% से ज्यादा हो गई इनकी, ठीक है। तो हम शेयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम 70-30 की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं, शेयर कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है। समटाइम्स अ शेयर इश्यूज विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, वो कैसे इशू होते हैं, नॉर्म्स के आगे जाके सी इंटर में देखेंगे वो सब चीजें सर, ठीक है, वो जाके नेक्स्ट क्लासेस में देखना। उसके बाद वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नाउ उसके बाद चीज यही है जो मैंने समझाई है, ठीक है, कोई रोबोटिक साइंस नहीं है, बस कैसे इशू थे वो नॉर्म्स आगे जाकर देख लेना। नाउ कंपनी पी होल्ड्स 25% ऑफ द कंपनीज क्यू वोटिंग पावर, ठीक है। सो अगर आप 25% 20% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है, सो दैट मींस यू आर एसोसिएट ऑफ द पी। फाइन, क्यू इज एन एसोसिएट ऑफ द पी कंपनी बिकॉज होल्डिंग मीट्स द मिनिमम कितना चाहिए हमें 20% चाहिए, ठीक है। अगर पी होल्ड कर रहा है 15%, ठीक है, देन आर इज नॉट एन एसोसिएट कंपनी बिकॉज इट फॉल्स बिलो 20%, ठीक है। अब
कंपनी एक्स होल्ड्स ओनली 10% वोटिंग पावर, बट हुआ क्या, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर रखा है, उसके तहत वही होगा ना, कंपनी एक्स को वो मैंडेटरी सीट दे रहे हैं, उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड द लीगल राइट टू पार्टिसिपेट इन द कोर पॉलिसी एंड फाइनेंशियल डिसीजंस। एग्जीक्यूटिव कमीशन का कमेटी आप उसमें मेंबर हो, लीगल डिसीजंस आप ले रहे हो, फाइनेंशियल डिसीजंस आप ले रहे हो, यानी कि आप तो कंपनी में डिसीजंस में इन्वॉल्व हो एज पर योर एग्रीमेंट। Still you are having less than 20% voting power, still you are associate of this company, sir. Fine. So why is legally classified as an associate company of the X under the business decision agreement clause, sir? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? Are you getting a point or not? Fine. Now, on the basis of SS2 capital, so पहली बनती है listed company, section 2 clause 52, a company that has any of its security, जिनके जो सिक्योरिटीज जो उसमें शेयर्स आ गए, डिवेंचर्स आ गए, कुल मिला के जो आपके शेयर्स है, डिवेंचर्स, अगर वो लिस्टेड है, कहां पे लिस्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। रिकॉग्निशन कहां से मिलती है? सेबी से मिलती है, ठीक है ना। किसको स्टॉक एक्सचेंज बोलना है, किसको नहीं बोलना, वो रिकॉग्निशन किससे मिलती है? सेबी से मिलती है, ठीक है ना। वो अथॉरिटी लेटर कहां से मिलता है? अथॉरिटी कहां से मिलती है? सेबी अप्रूव करता है उस चीजों को, है ना। रिकॉग्नाइज वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। सच एज एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। जो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल हो गया, दिल्ली वाला हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बीएससी हो गया, ठीक है, तो लास्ट स्टेट वाला हो गया। नाउ उसके बाद, ठीक है, उसको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। जैसे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अब रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ मेंबर्स की बात करें, सो इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, है ना। एनी मेनी नंबर ऑफ मेंबर्स कैन बी अलाउड इन रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या वो लिमिटेड बाय शेयर्स है? हाँ, लिमिटेड फ्रॉम लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो लिमिटेड बाय शेयर्स है। क्या वो लिस्टेड है क्या अनलिस्टेड है? वो लिस्टेड है, सर। तो यानी कि एक कंपनी के डिफरेंट फीचर्स हैं, देखने का एंगल अलग अलग है, सर। हम किस एंगल से वो देख रहे हैं उस कंपनी को। फाइन। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिस्टेड कंपनी, उसका शेयर मार्केट में ट्रेड होता है, सिंपल इट इज। Now, subject to the stringent regulations by the SEBI, including disclosures and governance norms. तो जिन भी कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती है ना, आपने पब्लिक एट लार्ज से पैसा उठा लिया। पब्लिक एट लार्ज आप में तभी पैसा इन्वेस्ट करेगा अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। उदाहरण तौर पे मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे कंपनी कह रही है कि मेरे में पैसा लगाओ, मैं क्या, कल को मैं पैसा तो लगा दूंगा, मेरे पास शेयर तो आ जाएगा, कल को मुझे शेयर बेचना, मैं कहाँ बेचूंगा भाई, बताओ मुझे। कह रहे 1 to 1 बेचना, मैं कहा ना यार 1 to 1 नहीं बेचना। कह रहे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हूँ, डीमैट में जाके ओपन मार्केट में बेच देना, मैं कहा ठीक है, ये ठीक है, जो मर्जी लो, जो मर्जी बेचो। तो मोस्टली कितने शेयर होल्डर्स राजी हो जाते हैं पैसा लगाने के लिए। तो नॉर्मली कंपनी चाहती हैं, जब वो एक लेवल से बड़ा लेवल हो जाता है उनका, तो वो चाहती हैं कि वो और मतलब कि लिस्ट हो जाए, सो दैट सभी शेयर होल्डर्स को इजीली एंट्री एग्जिट मिल सके, सर। ठीक है ना, क्लिक लगाया शेयर आ गया, क्लिक लगाया शेयर गया, दैट्स इट, ताकि स्मूथ हो सके, सर। फाइन। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज जाहिर से बात है उस लेवल की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड अब क्योंकि जनता जनार्दन का पैसा लगा हुआ है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर ने, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट, सर। सेबी कह रहा है आपको ये सब आपको बताना पड़ेगा, यू हैव टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, सर। तो सेबी ने दुनिया जहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हैं, ठीक है। यू हैव टू डिस्क्लोज दिस इज दैट वो जो अपने सब कुछ डिस्क्लोज करना है, सर, ठीक है। उसके बाद ऑफर्स लिक्विडिटी टू द शेयर होल्डर्स टू द थ्रू पब्लिक ट्रेडिंग। वही बात है ना, जब चाहे शेयर ले लो, जब चाहे बेच दो, प्रॉपर लिक्विडिटी है। बहुत बढ़िया मार्केट है बॉस, ठीक है। शेयर मार्केट इतनी बढ़िया मार्केट है, बस करनी ही आनी चाहिए। एक बिजनेस में क्या चाहिए? ग्राहक। यार प्रॉपर्टी ले लो, कभी कभी क्या होता है, प्रॉपर्टी हम बेचने के लिए राजी हैं, सामने से ग्राहक नहीं मिल रहा, बैठे हैं, जब पैसे की जरूरत है प्रॉपर्टी नहीं बेच पा रहे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी का नुकसान, एक और नुकसान क्या है कि इकट्ठी 50 लाख की, करोड़ की, 2 करोड़ की, 4 करोड़ ऐसे लेनी पड़ेगी। शेयर का क्या है, और कुछ शेयर कंपनी का 500 का 500 में भी आ जाएगा, उसमें ये पॉइंट है, ठीक है। और कोई बार्गेनिंग नहीं है। अगर मैंने कुछ शेयर एग्जीक्यूट किया, वो 500 रुपए 60 पैसे, 560 रुपए 80 पैसे पे एग्जीक्यूट हो, 80 पैसे भी मुझे मिलेंगे उसके, प्रॉपर एग्जैक्ट है, सर, ठीक है ना। दुनिया जहां के बायर्स मार्केट में पड़े हैं, ठीक है। तो टाइमिंग के अकॉर्डिंग सुबह 9:15 मार्केट ओपन हो रही है, 3:30 तक है, मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट हॉलीडेज, ठीक है। जो मर्जी शेयर ले लो, बेच लो, ठीक है। अरे कोई कमी नहीं है सामने कस्टमर की। अच्छी कंपनी हो, अच्छे दाम पे शेयर लिया हो तो अच्छा बिकेगा। मैं ये नहीं कह रहा प्रॉपर्टी के अपने फायदे नुकसान है, ठीक है। ये नहीं कि शेयर्स के ये फायदे हैं, इजीली ये एग्जिट है, एंट्री है, जब चाहो ले लिया, जब चाहे बेच दिया। इसलिए आजकल जो जनरेशन आ रही है, जो यंग पॉपुलेशन में, जाहिर सी बात है इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है, सर, शेयर मार्केट का। फाइन। उसके बाद सर्टेन कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेबी इन कंसल्टेशन विद द एमसीए मे नॉट बी कंसीडर्ड लिस्टेड। कुछ कंपनी को सेबी हो सकता है कि ये कह दे कि भाई तू लिस्टेड नहीं है, इवन कि उन्होंने अपने कुछ डेट रेज किया, डिबेंचर्स उन्होंने लिस्ट करवा दिए,
उन्होंने डेट रेज किया था, तो उनको हो सकता है कि सेबी लिस्टेड ना माने, एंड येट इट इज लाइक दैट, ऐसा ही होता है सर। फाइन। उसके बाद बड़ी फेमस एग्जांपल एचडीएफसी बैंक लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी सर। सर ये बैंकिंग भी है, बैंक भी है और कंपनी भी है, इट्स अ बैंकिंग कंपनी बोल लो आप इसको। इसके पास कंपनीज के लाइसेंस भी उन्होंने अप्लाई किया होता है, और बैंकिंग उन्होंने जो अपना लाइसेंस है वो भी जाहिर सी बात है कि अप्लाई किया होता है उन्होंने। विद इट्स इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड ऑन द एनएसई एंड द बीएसई सब्जेक्ट टू द सेबीज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसको बोलते हैं सेबीज एलओडीआर, एलओडीआर। ठीक है, ये आगे जाके सीए फाइनल में और डिटेल में आएगा आपको। एलओडीआर कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी, मतलब सेबी क्या क्या कहता है, कौन कौन सी पेनल्टी है, सारा कुछ एवरीथिंग। फाइन, अगर नहीं करोगे तो कौन कौन सी पेनल्टी है, एवरीथिंग बेटा। अनलिस्टेड कंपनी जो लिस्ट नहीं है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, उसको क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी, सिंपल इट इज। ठीक है ना। तो नॉर्मली जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो लिस्ट नहीं होती है सर। ठीक है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिनको लगता है कि हमें लिस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो भी लिस्टिंग हो सकती है। व्हेन आई वाज इन क्लास 12th ना, मुझे ये लगता था कि हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड होती है, बट मुझे आगे जाके पता लगा कि यार हर पब्लिक कंपनी लिस्टेड नहीं होती। हमें तो क्लास में बताया ही नहीं था ये बात। मुझे तो ये लगता था कंपनी दो तरह की होती है, प्राइवेट पब्लिक, और पब्लिक सारी लिस्टेड होती है। बाद में जाके अगले साल पता लगा कि यार पब्लिक कंपनी सभी लिस्टेड थोड़ी होती है, तो वो लिस्ट हो भी सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, लिस्ट नहीं भी हो सकती, रजिस्टर्ड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी मर्जी है भाई। फाइन। तो अगर तो वो लिस्ट होगी, रजिस्टर्ड हो गई, तो वो लिस्टेड कंपनी कैटेगरी में आ जाएगा। अगर वो नहीं लिस्ट हुआ तो यू आर नॉट लिस्टेड कंपनी, सिंपल इट इज। ठीक है ना। उसके बाद लेस रेगुलेटेड देन द लिस्टेड कंपनीज। फाइन, जो लिस्टेड कंपनीज होते हैं उनके ऊपर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है, उनकी जॉब भी बहुत ज्यादा है सर। ठीक है। जो लिस्टेड नहीं होते उनको कंपैरेटिवली डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स थोड़े से कम है। फाइन, उन्होंने बहुत चीजें फॉर्म्स नहीं फिल करने एज कंपैरिजन टू, फॉर्म सबमिट नहीं करने सेबी के पास, एमसीए के पास, एज कंपैरिजन टू दिस लिस्टेड कंपनीज। शेयर्स उनके पब्लिकली ट्रेड नहीं हो पाते, लिमिटिंग द लिक्विडिटी सर। क्योंकि नॉर्मली जो छोटा शेयर होल्डर आता ही नहीं, वो कह रहा है कि मैं कल को शेयर कहां बेचूंगा, तुम तो लिस्ट ही नहीं हो, तो इस वजह से बहुत सारे शेयर होल्डर्स आ नहीं पाते सर। फाइन। सो उसके बाद बाय दिस एग्जांपल ले लो, हल्दीराम की ले लो। फाइन, अनलिस्टेड है, हेल्ड प्राइवेट इन्वेस्टर, नॉट ट्रेडेड एज अ स्टॉक एक्सचेंजेस। उसके बाद अब रह गया भाई गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलते हैं, जिसमें 50% नहीं है। बच्चों को यहाँ पे लगता है कि सिर्फ 50% है, सर 50 नहीं है, 51 है। क्या है, 51 है। सरकार का 50% नहीं, 51% शेयर। ठीक है, विद एटलीस्ट कम से कम 51%, यानी कि इज इक्वल टू और मोर देन 51%। ये कम से कम 51% हो। अगर सरकार का किसी कंपनी में 51% हिस्सा है, ठीक है, और तो वो सरकारी कंपनी कहलाएगी, सिंपल इट इज। फाइन। सो द कंपनी विद एटलीस्ट 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। अब सरकार कौन सी, या तो केंद्र सरकार हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, ये सेंटर और स्टेट मिलके, ये सेंटर स्टेट और दो तीन और स्टेट मिलके, मल्टीपल स्टेट्स मिलके, या मल्टीपल सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके। तो कुल मिला के सरकार किसी भी तरीके से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एक गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तीन स्टेट गवर्नमेंट मिला के, अगर 51% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग हुई तो वो सरकारी कंपनी कहलाएगी। फाइन। तो 51% अकेला सेंटर भी होल्ड कर सकता है, या कोई पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट भी होल्ड कर सकती है, या फिर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या वन स्टेट गवर्नमेंट के पास, या और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है। फाइन। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे है एंड, यहाँ पे है और। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट विद वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स। फाइन। और ठीक है, और मिड स्टेट गवर्नमेंट्स। फाइन। उसके बाद डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी, जो सरकारी कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होंगी, तो वो भी क्या कहलाएंगी, गवर्नमेंट कंपनी। वो भी क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी सर। ठीक है ना। उसके बाद फॉर द शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, पेड अप शेयर कैपिटल इज कंस्टिट्यूटेड एज अ टोटल वोटिंग पावर। मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूं कि सारा फंडा वोटिंग राइट का, वोटिंग पावर का है, ना कि नंबर ऑफ शेयर्स का फंडा है। जब भी हम बोल रहे हैं 51%, 51% किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वोटिंग पावर की बात कर रहे हैं। फाइन। उसके बाद अगर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू हुए हैं, जल्दी नॉर्मली होते नहीं जल्दी जल्दी सर, सब्जेक्ट टू द एडिशनल ओवरसाइट बाय द सीएजी एंड गवर्नमेंट ऑडिट। तो जाहिर से बात है, सरकारी कंपनी होती है, उसको ऑडिट कौन करता है, कैग। कौन करती है, कैग। अब कैग कौन है, कैग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है भाई, संविधान ने बनाई है कैग। तो कैग ऑडिट करती है सरकारी कंपनियों को, नॉट सरकारी कंपनियों को जहां पे भी सरकारी पैसा खर्च होता है।
चाहे मंत्रालय हो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हो, रेलवे डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज हो, मंत्रालय हो, कुछ भी सर, कंपनी हो जहां पे सरकार का पैसा, जहां पे लोगों का पैसा खर्च होता है, सिंपल इट इज, फाइन, वहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है। उदाहरण तौर पे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो गया, ठीक है, या अपने बैंकिंग कंपनी एसबीआई हो गया, दुनिया जहाँ के बैंक उठा के देख लो, पीएनबी हो गया, पंजाब एंड सिंध हो गया, जो भी है सब सरकार के हैं सर, ठीक है ना। जो अपना गेल हो गया, जीएआईएल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड हो गया, फाइन, जितने भी है सब सरकारी कंपनीज हैं। इज अ गवर्नमेंट कंपनी विद सेंट्रल गवर्नमेंट होल्डिंग अ मेजॉरिटी स्टेक इन रिस्पेक्ट टू द पब्लिक सेक्टर रेगुलेशंस, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंपनी क्या होता है भाई, कंपनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहली बात तो वो बाहर बनी हो तभी वो फॉरेन है, अगर इंडिया में रजिस्टर्ड होगी तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, वो फॉरेन नहीं है। तो इनकॉर्पोरेट कहां हुई हो, फॉरेन में, पर इंडिया में बिजनेस कर रही हो। अगर कोई फॉरेन कंपनी है, स्वीडन में बनी है, नॉर्थ में बिजनेस कर रही है, हमें क्या लेने देना है, हमारा तो एक सिंगल क्लॉज उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। हमारे इंडिया के लॉ तो इंडियन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है ना, या जो इंडियंस है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, या कोई बाहरला बंदा आके यहाँ काम कर रहा है उसके ऊपर एप्लीकेबल है। हम बैठ के स्वीडन के लिए लॉ थोड़ा ना बनाएंगे, तो हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं। आप काम लिस्ट बार हो, एप्पल हो, लिस्टेड यूएस में हो, रजिस्टर्ड यूएस में हो, काम कहां कर रहे हो, इंडिया में। यू आर मैकडोनल्ड्स, आप लिस्ट रजिस्टर्ड कहां पे हो, यूएस में। पेप्सिको, ठीक है, कोको कोला, आप जो भी हो, एचपी, आप डेल, आप जो भी हो, डोमिनोज हो सकता है कि आप कहां पे लिस्टेड हो, बाहरले देश में, पर व्यापार कहां कर रहे हो, इंडिया में, तो वो आएगा फॉरेन कंपनी। वो क्या कहलाएगा, फॉरेन कंपनी। उसके लिए पूरे लॉस में जो कंपनीज एक्ट है उसमें फॉरेन कंपनीज को प्रावधान बने हुए, उन्होंने ये सब करना है। किन्होंने करना है, फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन है, जो इंडिया में व्यापार कर रही है, कौन, जो बाहर रजिस्टर्ड है सर, ठीक है। अगर कोई कंपनी बाहर रजिस्टर्ड है, बाहर ही काम कर रही है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं, तो हमारा एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। इंडियन पार्लियामेंट के जो कानून है उसके ऊपर एप्लीकेबल थोड़ा ना होंगे सर, फाइन। नाउ कैसे व्यापार कर रही है, डायरेक्टली कर रही है तो भी लॉस एप्लीकेबल होंगे, थ्रू एजेंट कर रही है तो भी, और इलेक्ट्रॉनिकली वाया वेबसाइट और ऐप। यू आर नेटफ्लिक्स, यू आर रजिस्टर्ड आउटसाइड द इंडिया, बट यू आर डूइंग बिजनेस इनसाइड द इंडिया वाया ऐप। आज के इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो आप भी फॉरेन कंपनी की कैटेगरी में आओगे सर, ठीक है। तो कुल मिला के आप या फिर इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो और किसी और मैनर से सर, ठीक है ना। कल कोई और चीज उठा के लेके आ जाओ, सैटेलाइट छोटे कुछ और कुछ करने लग जाओ, तो जो भी है जिस महीने से इंडिया में कुछ कर रहे हो ना, तो होगा आपके ऊपर, यू आर फॉरेन कंपनी कहलाएगा आप, ठीक है ना। आप क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी। नाउ उसके लिए स्पेशल कुछ अलग प्रावधान होते हैं, ठीक है। यू हैव टू स्पेसिफाई द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स अंडर द कंपनीज एक्ट सच एज द फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद द आरओसी सर, ठीक है। तो आपको भी आरओसी में के पास अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके पास ध्यान रखना होता है कि भाई कोई हवाले का पैसा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व कैसे, वो सब देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यानी कि फेमा एक्ट भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन वगैरह चेक करनी होती है इनके सारे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि बड़े होगे तो वहां जाके आप फेमा एक्ट भी रीड करोगे, उसके सारे प्रोविजंस भी रीड करोगे। एज ऑफ नाउ फेमा एक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, सिंपल इट इज, ठीक है। तो Amazon India incorporated in the US बट ऑपरेटिंग ई-कॉमर्स एंड क्लाउड सर्विसेज इन इंडिया, ये जाहिर सी बात है, इट्स अ फॉरेन कंपनी। Amazon बहुत बड़ा ब्रांड है भाई, ठीक है, फॉरेन कंपनी है, रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द इंडियन कॉर्पोरेट लॉस, फाइन। अब आ गया भाई अगला सेक्शन 8 कंपनीज, चैरिटेबल कंपनीज। बहुत देर से इंतजार था, आगे जनाब सेक्शन 8 वाले, ठीक है। तो अब क्या करोगे, चैरिटी करेंगे, चैरिटी करनी है, सेक्शन 8 कंपनी कहलाओगे। आपको लाइसेंस कहां अप्लाई करना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 8 कंपनी अप्लाई करना पड़ेगा। सो कंपनीज फॉर्म टू प्रमोट द कॉमर्स, प्रमोट करना चाहते हो, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, समाज सेवा करना चाहते हो, रिलीजन प्रमोट करना है, चैरिटी करना है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। और आप चाहते हो कि आप जो भी अगर कुछ दो पैसे कमाओगे से वो सारा का सारा जो पैसा है वो आप अपने शेयर होल्डर्स में, अपने मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, अपने ही बिजनेस में लगा दोगे। यानी कि आपका जो मेन जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है। अगर कोई दो पैसे कमा लिए मैंने, ठीक है ना, उदाहरण तौर पर मेरे ऑफिस में कैंटीन थी, कैंटीन में दो पैसे कमा लिए मैंने किसी भी तरीके से, तो वो पैसे मैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। वो सारा का सारा पैसा मैं कहां इन्वेस्ट करूंगा, अपने कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा, फाइन। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग प्रोहिबिट द डिविडेंड पेमेंट्स टू द मेंबर्स। नाउ की कैरेक्टरिस्टिक्स, licensed from the central government, operates under special license exempting it from the using limited or the private limited,
आपको अपने नाम के पीछे एग्जम्पशन है, ना तो आपने लिमिटेड वर्ड लगाना है, ना ही आपने क्या लगाना है प्राइवेट लिमिटेड सर, बिकॉज आप क्या कर रहे हो, रिलीजन प्रमोट कर रहे हो, चैरिटी कर रहे हो, है ना, आपने सोशल वेलफेयर देखना है, आपने अगर ऐसा कुछ करना है और आपको कॉर्पोरेट स्टेटस चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सेक्शन 8 में लाइसेंस अप्लाई कर दो, सिंपल इट इज फाइन। उसके बाद ना प्रॉफिट यूटिलाइजेशन, ठीक है, आप अपने नाम के पीछे एसोसिएशन लगा सकते हो, जैसे एसोचैम है, ठीक है, अपने नाम में यूज कर सकते हो, फाउंडेशन वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ मर्जी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड लगाने की जरूरत नहीं है। बट ध्यान रखना, अगर पहली बात तो आपने कुछ प्रॉफिट कमाना नहीं है, अगर कुछ प्रॉफिट हुआ या कुछ इनकम हुआ, आपने जैसे अपने मेंबर से कुछ डोनेशंस ले ली या कुछ चैरिटी कलेक्ट कर ली, कुछ भी आपको किसी भी तरीके से इनकम हुई, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और अदरवाइज टू योर मेंबर्स, आपको वो सारा पैसा अपने ऑब्जेक्टिव के लिए री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव होंगे सर, ठीक है, नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स इन एनी फॉर्म, फाइन। उसके बाद बाकी सभी आपको सेम प्रिविलेजेस है, ऑब्लिगेशंस एज ए लिमिटेड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी है भाई, आपकी परपेचुअल सक्सेशन है, इस तरीके से जो जो बाकी कंपनीज को फीचर्स होते हैं, जो उनके प्रिविलेज होते हैं, वो तो आप एंजॉय करोगे ही करोगे, ठीक है। उदाहरण तौर पे फेडरेशन ऑफ द चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये संस्थान है जिसका मेन मकसद व्यापार को प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स है, अगर आप प्रमोशन ऑफ कॉमर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद किसकी बात कर रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो ये जो नॉर्मली कंपनीज होती हैं, इनकी जो लायबिलिटी होती है नॉर्मली लिमिटेड बाय गारंटी होती है, ठीक है। दूसरी तरफ इन्होंने सेक्शन 8 में लाइसेंस अप्लाई किया होता है, इनका मेन काम अपना वो बिजनेस करना नहीं होता, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को प्रमोट करना होता है सर, फाइन। So from liability angle, they are limited by guarantee, fine। तो गारंटी वाला क्या है, वो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, ठीक है, तो गारंटी जो नॉर्मली मेंबर्स गारंटी देते हैं इन द इवेंट ऑफ राउंड अप, वो हम पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया, ठीक है, तो जो भी, ठीक है। उसके बाद रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, तो आपने तो बोला था आप इंडस्ट्री प्रमोट करोगे, आप करने लगे बिजनेस, ठीक है, आपने बोला था आप रिलीजन, स्मार्ट सेवा, सोशल वेलफेयर करोगे, आप करने लगे रिलीजन अपना बिजनेस, आप तो कह रहे थे स्पोर्ट्स प्रमोट करोगे, तो फिर अगर ऐसा कुछ करोगे ना, तो अगर जिस कंडीशंस पे आपको लाइसेंस 8 मिला है, लाइक सेक्शन 8 के तहत लाइसेंस मिला है, तो भाई फिर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन द ग्राउंड्स रेवोकेट कब होगा, कैंसिल कब होगा लाइसेंस, किस किस केसेस में होगा, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ लाइसेंस कंडीशंस, तो जिस बिना पे आपको कंडीशन पे लाइसेंस मिला था, अगर वो आपने फुलफिल नहीं किए, तो आपका लाइसेंस कैंसिल, सेक्शन 8 की मान्यता रद्द हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसके बाद आप कुछ फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आप कुछ कर नहीं रहे, उसके कुछ विपरीत काम कर रहे हो या पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हो आप, ठीक है, तो और पब्लिक इंटरेस्ट है, तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो आपका लाइसेंस कैंसिल, फाइन। सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यूज अ रिटन नोटिस आउटलाइनिंग द इंटेंट टू रिवोक द लाइसेंस, लाइसेंस कैंसिल करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपको एक नोटिस इशू करेगा, आपसे पूछेगा कि हाँ भाई आपका बताओ लाइसेंस क्यों नहीं कैंसिल करें, आप तो ये कर रहे हो, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं शो कोज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, कारण बताओ नोटिस आपको इशू होगा, ठीक है। बिफोर रेवोकेटिंग द लाइसेंस आपको बोलने का मौका दिया जाएगा, अपनी बात रख दो कि सर हम नहीं कर रहे थे, हमने तो ऐसे करके किया था, आपको ऐसा लग रहा है, हमारा तो मुख्य उद्देश्य था ही नहीं वो कुछ करने का, ठीक है, जो भी आप अपनी बात रखनी है रख दो। द कंपनी इज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड सर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कारण बताओ नोटिस। उसके बाद अगर लगा भी भाई तुम व्यापार कर रहे हो, तो फिर क्या करेगा आरओसी, आपके नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड एज द केस में भी आपके पीछे ऐड कर देगा, ठीक है, या फिर आपको किसी और कंपनी के साथ मर्ज कर देगा, अगर आप सही से काम नहीं कर रहे विद द सिमिलर ऑब्जेक्टिव जिसके होंगे, या कोई और कंपनी होगी विद सिमिलर ऑब्जेक्टिव, उसके साथ मर्ज कर देगा, ठीक है, या लिमिटेड वर्ड ऐड करवा देगा या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ऐड करवा देगा, ठीक है, या फिर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। बंद करनी है बंद कर सकती है सरकार, किसी के साथ मर्ज करवाना है मर्ज करवा सकती है, या आपने कंटिन्यू करना है जो कर रहे हो बस अपने पीछे लगाओ फिर लिमिटेड, जो भी उसके प्रावधान है, जो सारा कुछ मतलब कि लिमिटेड कंपनीज को बताना होता है, फॉर्म्स फिल करने होते हैं, सारा कुछ बताना, तो बताओ सरकार को, फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अगर आप नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है कि
कितनी पेनल्टी लगेगी? 10 लाख की लगेगी कंपनी को कम से कम। मैक्सिमम कितना लगेगा? 1 करोड़ का फाइन। सेक्शन 8 का डायरेक्टर्स के ऊपर लगेगा जो डिफॉल्ट है 25,000। आपके उसमें देखना कितना लिखा हुआ है, 25 लाख लिखी हुई है ना मैक्सिमम फाइन, कितना लिखा हुआ है मॉड्यूल में? सेक्शन 8 कंपनीज का कंप्लायंस ना करें अगर, डायरेक्टर्स और ऑफिसर ने डिफॉल्ट को कितना लिखा है यहाँ पे ना 25 लाख लिखा हुआ, तो पर मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई लिमिट नहीं, यहाँ पे चेंजेस हो गए, एक बार चेक कर लेना सर, ठीक है। पर मॉड्यूल लिख रहा है 25 लाख, मॉड्यूल लिख रहा है 25 लाख, तो आप 25 लाख ही लिख लेना, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। हम देखते हैं कोई आरटीपी या कोई रिसेंटली कोई अमेंडमेंट ना आ जाए एग्जाम से पहले, तो फिर वो देख लेंगे, फाइन। एनीहाउ इफ प्रूफ ऑन, अगर कुछ लगा भी कुछ गलत कर रहे हैं, फिर एक सेक्शन 447 होता है, वो जर्नल सेक्शन होता है, फ्रॉड का होता है, जिसमें जेल भी भेजा जा सकता है, ठीक है। और वहां पे बहुत फाइन्स लिखे हैं, वो आपके ये सिलेबस का पार्ट नहीं है एज ऑफ नाउ, तो वो भी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि जेल भी जाना पड़ सकता है डायरेक्टर्स को, सिंपल सर, ठीक है। ये ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद एक और चीज ध्यान रखना है, जो मेन पॉइंट्स है सेक्शन 8 कंपनी के, तो ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? आपको चैरिटी प्रमोट करनी है, सोशल कॉजेज है, इसके लिए आपको क्या मिलेगा? सेक्शन 8 का लाइसेंस मिल सकता है। कोई मिनिमम शेयर कैपिटल का प्रावधान नहीं है, ठीक है। आपने बस प्रॉफिट कैसे यूटिलाइज करना है, आपने री इन्वेस्ट कर देना है अपने ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए। जो भी आपका कंपनी की कैपिटल है उसमें वापस री इन्वेस्ट कर दो, अपनी बैलेंस शीट में फिर ले आओ, अपनी कंपनी चलाओ, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो मीट आउट करो। स्पोर्ट्स है, कुछ भी है यार, व्हाट एवर इट इज, सोशल वेलफेयर है, जो भी है, प्रमोशन ऑफ रिलीजन है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी, आपको अलाउड है ऑपरेट करना विदाउट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इन योर नेम। सर नेम की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहो तो अपने नाम में फाउंडेशन, फॉरम, एसोसिएशन, इलेक्टोरल ट्रस्ट, इस तरीके से कोई भी आप अपना वर्ड ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप कुछ गलत कर दोगे तो आपका लाइसेंस रिवोक भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कैन कॉल, आप जर्नल मीटिंग बुला सकते हो। वैसे नॉर्मली कंपनीज में जर्नल मीटिंग बनाने के लिए 21 दिन का क्लियर डेज नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। उस यहाँ पे कितना देना पड़ता है? 14 डेज नोटिस। कितना? 14 दिन बस नोटिस दियो, कंपनी की मीटिंग बुलानी है, 14 दिन के पहले आपको मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि फलानी डेट को मीटिंग है, पहुंच जाना भाई, ठीक है। तो 14 दिन क्लियर कट आपको देने पड़ेंगे, सिंपल, ठीक है। इसमें जो पोस्टल टाइम होता है वो इंक्लूड नहीं करते हैं, फाइन, जो पोस्टल टाइम है वो इंक्लूड नहीं करते। नाउ एग्जेम्पशंस नॉट रिक्वायर्ड टू अपॉइंट मिनिमम डायरेक्टर्स, जैसे कंपनीज में होता है ना कम से कम 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने पड़ते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में, नॉमिनेशन कमेटी बिठानी पड़ती है, नॉमिनेशन नॉमिनेशन कमेटी होती है, शेयर होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी होती है, ऐसे कोई भी कमेटियां बनाने की कोई जरूरत नहीं है सेक्शन 8 कंपनीज को, दैट्स इट, फाइन। उसके बाद अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर लाइक इन द अनदर कंपनीज टाइप, ठीक है। सो उसके बाद an NGO promoting rural education may register as a Section 8 company using its income to build the schools and train teachers without distributing profits to members. It operates as central government license without the name, like उदाहरण तौर पे कोई कंपनी का नाम है एडुकेयर फाउंडेशन, जो भी है, फाइन। बात करते हैं डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी की क्या बात है सर? सेक्शन 455 क्या कहता है? डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी काम कुछ नहीं कर रही, डोरमेंट है, डोरमेंट मतलब वेली बैठी है, अकेली बैठी है। सर अकेली बैठी काम नहीं कर रही, कंपनी खोलनी क्यों है फिर? देखते हैं कंपनी क्यों खोलनी है। अ कंपनी दैट अप्लाइज टू द आरओसी फॉर डोरमेंट स्टेटस, टिपिकली वो क्या करती है? उसका कोई बेसिकली सिग्निफिकेंट बिजनेस नहीं होता या कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होती लास्ट 2 इयर्स में, और हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और द एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, सर, ठीक है। उसको हम क्या बोल देते हैं? डोरमेंट कंपनी बोल देते हैं, फाइन। तो जो कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही, इनएक्टिव है, ठीक है, या लास्ट 2 साल से उन्होंने कोई अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह भी फाइल नहीं की है आरओसी के पास, ठीक है। उसके बाद क्यों होते हैं? एस्टैब्लिश टू होल्ड एसेट्स, लैंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और फ्यूचर प्रोजेक्ट। अगर आपने कोई कंपनी ओपन की है जस्ट टू होल्ड सम पेटेंट, जस्ट टू होल्ड सम इन्वेस्टमेंट, so you can be a dormant company. You can apply the license under the category of dormant company under article, under section 455, under section 455, ठीक है। उसके बाद अब कंपनी खोली है, सर आरओसी को एनुअल फीस पे करनी पड़ती है। जस्ट बिकॉज यू आर पेइंग एनुअल फीस ईच एंड एवरी ईयर, इट डजंट मीन कि यू आर डूइंग अ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन। सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन विल नॉट इंक्लूड दीज थिंग्स, पहला पॉइंट, ठीक है। पेमेंट टू आरओसी फीस, आरओसी फीस पे कर रही हो तो वो तो करनी है सर। पेमेंट्स टू कंप्लाई विद द कंपनीज एक्ट, कुछ दो और कुछ लीगल फीस वगैरह पे करनी है, अदर लॉस पे करने हैं तो भी पे करने पड़ेंगे। शेयर्स अलॉट की कंपनी खोली, शेयर्स अलॉट करने हैं कि नहीं करने? फाइन, तो आपने शेयर्स अलॉट कर दिए टू मीट इट्स स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि लॉ कह रहा था।
या आपने कुछ और कुछ लाइक कुछ ऑफिस रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे थे, वो उसकी आपने कॉस्ट इनकर किया, अकाउंटेंट को कुछ फीस वगैरह पे किया ना, तो ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन में नहीं आता। अगर आप कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, अगर आप ये कर रहे हो, सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आप कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे, ना कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सेल परचेज कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे भाई, ठीक है, देन यू कैन बी, हम उसको क्या बोलेंगे, डोरमेंट कंपनी। फाइन, सिंपल। उसके बाद अगर कोई कंपनी को डोरमेंट का टैग मिल गया, उसके ऊपर जनाब बर्डन कम हो जाते हैं, उसको बहुत सारी जो फाइलिंग्स होती है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनकी कंपनीज के लिए सूटेबल है जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स को होल्ड करते हैं इन अ पर्टिकुलर कंपनी सर, ठीक है। ए कंपनी बस बी कंपनी में शेयर होल्डिंग होल्ड करती है, बी सारा काम कर रही है सर। काम कौन कर रहा है, बी कर रही है। सो इफ यू वांट टू ओपन अ कंपनी जस्ट टू होल्ड द एसेट्स इन अनदर कंपनी और सम पेटेंट राइट्स और सम अदर थिंग एल्स, तो आप जाहिर सी बात है कि आप डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 455। A company holding a patent for a new technology with no active operations may apply for a dormant status to minimize the compliance cost until it launches its product। अगर प्रोडक्ट लॉन्च कर दोगे फिर डोरमेंट का टैग खत्म कर दिया जाएगा, सिंपल। एक होती है निधि कंपनी, निधि कंपनी के बारे में कहां जिक्र किया हुआ है, सेक्शन 406। फाइन, सबसेक्शन 1, तो कंपनीज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटीज थ्रू द नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट एम्ड एट प्रमोटिंग द सेविंग्स एंड थ्रिफ्ट अमंग द मेंबर्स। हमारे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में क्या होता है, कमेटी चलती है, सुना कमेटी डाली है, मम्मी डैडी ने कमेटी डाली है, कमेटी उठा ली, तो वो क्या होता है, सभी मेंबर्स इकट्ठे मिलके अपना कुछ अमाउंट मंथली कंट्रीब्यूट करती हैं, तो हर एक मेंबर उस जो कमेटी की लाइफ टाइम होती है उसमें अपनी कमेटी उठा लेता है। आपने शायद सुना होगा ये कंसेप्ट, ठीक है। उससे होता है कि आपने बड़े सारे लोगों से सुना होगा कमेटी डालनी चाहिए, नहीं डालनी चाहिए, है ना, रिस्क बहुत होता है, सामने वाला बंदा जो कमेटी चला रहा है वो पैसा लेके भाग जाएगा, तो माइट बी यू हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो सरकार को भी पता है ये इस गलियों में, शहरों में चलता है। तो प्लस पॉइंट ये होता है कि बैंक हर एक बंदे को लोन नहीं देता, तो अगला क्या करता है, कमेटी डाल देता है, जब उसको कुछ पैसे चाहिए तो वो कमेटी उठा लेता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट्स में पैसे पे करता रहता है, सिंपल इट इज। उसको पैसा अरेंज हो जाता है बिकॉज उसको बैंक पैसा पे नहीं कर रहा, सिंपल इट इज, ठीक है। दुकानदार मिलके, सभी मिलके, जो कुछ भी है, हाउस होल्ड मिलके, वो अपना एक ग्रुप सा बना लेते हैं, उनका आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट है, ऐसा काम चलता है। सरकार कह रही है कि अच्छा अगर आपको मैं रजिस्टर करवा दूं इसमें, अगर मान्यता दे दो इसमें, अगर लीगली अलाउ कर दूं, तो आ जाओ निधि कंपनी रजिस्टर करवा लो, क्या खोल लो, अपनी निधि कंपनी रजिस्टर कर लो सर। फाइन, उसके बाद तो मेन पर्पस क्या होता है, आपने किसी बंदे सुना होगा ना भी आप, तुम भाई कमेटी क्यों डाली हुई है, वो कह रहा है कि दो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, बहाने से तो मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं होते, पर दिमाग पे ऐसा वजन होता है कि कमेटी पे करनी है, कमेटी पे करनी है, अपने खर्चे कम करके ना मैं कमेटी पे कर देता हूँ, पे करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ, करी जा रहा हूँ। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट कमेटी, वो जितने मंथ की भी है, 12 महीने की है, 15 महीने की, 18 महीने की कमेटी है, तो उसमें एक बार उठा सकता हूँ, तो इकट्ठे पैसे उठा लूंगा, ठीक है ना। तो मोटा मोटा मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, नहीं ऐसे तो मेरे पास पैसे इकट्ठे हो नहीं पाते, लोगों का सेविंग करने का तरीका है सर, ठीक है, इन अदर फॉर्म। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलाउ किया कि अगर आप इसमें कॉर्पोरेट कंसेप्ट यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, निधि कंपनी के लिए अप्लाई कर दो। फाइन, नाउ तो निधि कंपनी बेसिकली क्या है, म्यूचुअल बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, ठीक है। वो बंदे पैसा उठा सकते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, सेविंग्स प्रमोट कर सकते हैं जो उस कंपनी से जुड़े हुए हैं। फाइन, इनकरेजिंग द मेंबर्स टू सेव एंड इन्वेस्ट विद इन द कंपनी सर, सब्जेक्ट टू द स्पेसिफिक रेगुलेशंस, और भी कुछ इनके रेगुलेशंस रहते हैं, तो जो ये उनको फॉलो करने पड़ते हैं अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है ना, सच एज रिस्ट्रिक्शंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज एंड मेंबरशिप। तो ऐसा नहीं है कि आप निधि कंपनी रजिस्टर करवा कल को सरिया बेचना शुरू कर दो, कपड़ा बेचना शुरू कर दो, इसका मेन मकसद ऐसा नहीं होता। इसका मेन मकसद क्या होता है, इस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहती है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि सेविंग्स को प्रमोट करना सर, सिंपल इट इज, ठीक है। जो लॉटरी सिस्टम चलता है गलियों में, निधि कंपनी इन द रूरल एरिया में इनकरेज द मेंबर्स टू डिपॉजिट सेविंग्स, ऑफरिंग द लोन्स टू द मेंबर्स एट कॉम्पिटिटिव रेट्स, फॉस्टरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन सर। फाइन, उसके बाद बात करते हैं पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस क्लास अंतिम सांसों की ओर, ठीक है, अंतिम सांसों की ओर भेज दें क्लास को, यस भेज दो सर, ठीक है, बस सर ये पढ़ा दो फिर क्लास फटाफट ऑफ कर दो, और कर देंगे फटाफट क्लास ऑफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाउ इंस्टीट्यूशंस डेजिग्नेटेड एज द पीएफआईज अंडर द कंपनीज एक्ट, अब किस किस कंपनीज को स्पेशली लॉ ने अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72 पीएफ, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पीएफआई का टैग दिया हुआ है भाई, ये है, ठीक है। नाउ एलआईसी को हम क्या मान के चलेंगे, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक मतलब सरकार का पैसा लगा हुआ, जनता जनार्दन का पैसा लगा हुआ है भाई, पब्लिक फाइनेंस है, ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एलआईसी कह लो, ठीक है।
कंपनी का नाम है IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। उसको स्पेशली इन कंपनीज को हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। सरकारी कंपनीज है, या इन अदर वर्ड्स लोगों का पैसा लगा हो, सरकार का मतलब लोगों का पैसा सर। कंपनी स्पेसिफाइड अंडर द UTI, ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एंड रिपील एक्ट 2002, ठीक है। जो भी कंपनी स्पेसिफाई कर रखी है इस कानून के तहत, या जो भी इंस्टीट्यूशंस को हम नोटिफाई करेंगे कि पुराने कानून के तहत जो नोटिफाई कर दिया है या अब हम करेंगे इस कानून के तहत, फाइन। उसके बाद बाकी जो इंस्टीट्यूशंस जो रिजर्व बैंक के साथ कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिक्लेयर कर सकता है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 72। उनको क्या नाम दिया जाएगा, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइन। तो LIC को तो कर दिया अनाउंस, IDFC को अनाउंस कर दिया। बाकी जो कंपनीज है, ये अपना UTI वाला एक्ट जहाँ पे जो कंपनीज है वो स्पेसिफाइड हो गई, या जो पुराने कानून में जो उनको नोटिफाई किया गया था अब भी कर सकते हैं, सरकार जिसको चाहे कर सकती है, ठीक है। पर ध्यान रखना वही हो सकती है जो एस्टेब्लिश हो, कॉन्स्टिट्यूट हो, उसके लिए स्पेशल कोई कानून बना हो, ठीक है। केंद्र या स्टेट गवर्नमेंट ने कानून बनाया हो, उसके बाद सरकार की वही पॉइंट, ठीक है, कि सरकार की शेयर कैपिटल होनी चाहिए कितनी, एटलीस्ट 51% सर और मोर, ठीक है। होल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और दो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, ठीक है ना। तो ये करते क्या है, ये जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है बहुत बड़े संस्थान होते हैं, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। LIC बहुत बड़ा संस्थान है भाई, पूरे इंडिया के जनता जनार्दन का लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है LIC में, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब्जेक्ट टू द रेगुलेटरी ओवरसाइट बाय द RBI। तो बाकी के बहुत रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करनी पड़ती हैं। जो रेगुलेशंस कौन बनाता है, RBI बनाता है, या अदर अथॉरिटीज लाइक SEBI वगैरह बनाते हैं, वगैरह वगैरह सर, फाइन। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। सो आई ट्राई माय लेवल बेस्ट, ठीक है। आपको चीजें समझ आए, फिर भी कुछ ना समझ आए तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है। उसके बाद अगर एक लाइक एंड शेयर कर दोगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही फ्रॉम स्क्रैच टू एंड क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है। सो वो ट्राई लेवल बेस्ट कि आपका सारे डाउट्स क्लियर कर दी जाए, बस क्लासेस में जुड़े रहना, फाइन। थैंक यू सो मच।